हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी और चलनी चाहिए भी। अब तो सिर्फ 2 महीने ही रहते हैं एग्ज़ाम्स में। और अगर बाय चांस नहीं चल रही या कोई प्रॉब्लम है या वैसी डिले हो गई, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 महीने बहुत टाइम होता है। आप बढ़िया से पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो और सारी चीज़ें कोर्स कवरेज पे फोकस रखो कि आपका कोर्स पूरी तरह कवर हो जाए। आप इजीली क्लियर कर जाओगे। 2 महीने कम टाइम नहीं होता, ठीक है। सो माय नेम इज़ अभिनव सेखरी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई क्लियर्ड माई CA फाइनल एग्जाम्स विद ऑल इंडिया रैंक 22। और मैं SFM पढ़ाता हूँ एंड मैं ये रिवीजन कल RTP आ गई अपनी, तो मैं उसी के लिए ही RTP पे वीडियो लेके आया हूँ कि अपन सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और देखें कि भाई एक्चुअल में इंस्टीट्यूट क्या पूछ रहा है। देखो, एग्जाम पेपर तो अपने बहुत मुश्किल आ रहे हैं, ये तो अपन ने देख लिया। नवंबर 20 में भी एंड Jan 21 में भी एग्जाम पेपर बहुत मुश्किल था। बट कंपैरेटिवली RTP के क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल हैं। बट स्टिल प्रैक्टिस करना ज़रूरी है कि एक बार को यार अपना भी टेस्ट हो जाता है कि अपनी प्रिपरेशन किस लेवल की है, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा है इंस्टीट्यूट ने। लेट्स गो अहेड। RTP में जो क्वेश्चंस गिवन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए अपन कैलकुलेशन के साथ साथ इस चीज़ पे भी फोकस करेंगे कि अपन गलतियां ना करें और अपन ये आइडेंटिफाई कर सकें कि क्वेश्चन क्या चाहता है अपने से। और जो भी कोई भी आपकी मतलब क्या कॉन्सेप्ट पे फोकस है, कहाँ हम लोग गलती कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चीज़ भी हम साथ में देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। ABC लिमिटेड जस्ट डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ 28 पर शेयर, ठीक है। D0 है 28, ओके। जस्ट डिक्लेयर हो चुका है। मिस्टर ए इज प्लानिंग टू परचेज द शेयर ऑफ ABC लिमिटेड एंटिसिपेटिंग एन इंक्रीज इन ग्रोथ रेट फ्रॉम 8% to 9%, मतलब आगे ग्रोथ रेट 9% रहेगी, ठीक है। विच विल कंटिन्यू फॉर 3 years, ये ग्रोथ रेट 9% 3 years के लिए रहेगी, ओके। एंड ही ऑल्सो एक्सपेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर टू बी 720 आफ्टर 3 years, 720 आफ्टर 3 years है, ये P3 है, ठीक है। And you are required to determine the maximum amount Mr. A should pay for the shares if he requires a rate of return of 13% per annum। तो अपने को RE या फिर मतलब KE दे रखा है कि 13% है और अपने को ये कैलकुलेट करना है कि आज अपने को क्या पे करना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट मिस्टर A शुड पे, यानी ये इंट्रिंसिक वैल्यू चाहता है जो अपन IV0 निकालते थे। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये होगा, अपने को क्या दे रखा है, अपने को कैश फ्लोज गिवन है, राइट। तो अपने को ये पता है कि 3 साल का टाइम पीरियड है। 1 sec, 0 1 2 एंड 3 अपन इस पॉइंट पे हैं। फर्स्ट ईयर के एंड पे अपने को D1 मिलेगा डिविडेंड, सेकेंड ईयर के एंड में भी, थर्ड ईयर के एंड में भी, और थर्ड ईयर के एंड में अपने को प्राइस भी मिलेगी 720। और D1 कैसे कैलकुलेट होगा, अपने को D0 इक्वल टू 28 गिवन है और G इक्वल टू 9% गिवन है। तो 28 इंटू 1.09 हो गया D1, इसी पे ग्रोथ रेट लगाएंगे 1.09, तो D2 और D3, या D2 के लिए स्क्वायर और D3 के लिए क्यूब कर सकते हो। तो इस तरह से D1 D2 और D3 के फिगर आ जाएंगे। और अपने को गिवन है कि RE इक्वल टू 13%, तो अपन इसकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई अपने को आज क्या पे करना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट दैट मिस्टर ए शुड पे। तो अपन इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। 1.13 से 1.13, 1.13 का स्क्वायर, 1.13 का क्यूब, प्रेजेंट वैल्यू जो भी आ जाएगी दैट विल बी द इंट्रिंसिक वैल्यू और P0 जो आज होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन अपने से ही पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम प्राइस मिस्टर ए विल बी विलिंग टू पे फॉर द शेयर इफ इज ऑफ द ओपिनियन दैट 9% ग्रोथ कैन बी मेंटेन इनडेफिनेटली एंड रिक्वायर 13%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अभी भी वही है और 9% 3 years की जगह इनडेफिनेट है, यानी कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल, अगर आपको याद होगा। तो इसके अंदर अपन प्राइस कैसे निकालते हैं, P0 इक्वल टू D1 अपॉन RE माइनस G, ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट ग्रोथ है अपनी। तो P0 शुड बी, D1 क्या हुआ 28 इंटू 1.09, 1 प्लस G, एंड RE इज 0.13 एंड G इज 0.09। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 years इफ 9% ग्रोथ रेट इज अचीव्ड एंड अज्यूमिंग दैट अदर कंडीशंस आर रिमेनिंग सेम एज इन सेकंड अबव। मतलब सेकंड में जो दिया था कि ग्रोथ इंडेफिनिट रहेगी, वही कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अभी भी रहेगा। और अपने को कैलकुलेट करना है प्राइस एट द एंड ऑफ 3 years की 3 years के बाद क्या प्राइस रहेगी। सो P3 शुड बी इक्वल टू D4 अपॉन RE माइनस G। सिंपल, D4 कहाँ से आएगा, 28 इंटू 1.09 टू द पावर 4, 28 D0 अपन ने 4 बार की ग्रोथ लगा दी अपॉन 0.13 माइनस 0.09। सिंपल, ये आंसर आ जाएगा अपना। इसके साथ ही अपना क्वेश्चन 1 खत्म हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है KLM लिमिटेड हैज़ इशूड 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, KLM लिमिटेड शेयर्स आर करेंटली सेलिंग एट 72, 90,000 शेयर है, सेलिंग प्राइस है 72। कंपनी हैज़ अ प्लान टू मेक अ राइट इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, और राइट इशू अपने को 48 की प्राइस में मिलेगा। मतलब आपके पास 4 शेयर होंगे तो हम आपको एक और शेयर देंगे 48 रुपीज़ की प्राइस पे। ठीक है, अपने को पूछा है कैलकुलेट द थ्योरेटिकल पोस्ट राइट प्राइस पर शेयर एंड एनालाइज द चेंज। ये वाला पार्ट अपने से एग्जाम में मिस हो जाएगा, ध्यान रखना। पहले तो कैलकुलेट करते हैं कि पोस्ट राइट प्राइस पर शेयर क्या होगा। अपने को कुछ भी नहीं है, राइट इशू बहुत सिंपल टॉपिक होता है। अपन कैसे, जैसे अपन इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं उसके अंदर क्या करते हैं अपन, नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। इसके अंदर भी यही चीज़ करनी है। नेट असेट्स मतलब आज की डेट में अपने पास कितना का शेयर है, 72 का। 72 के अगर 4 शेयर होंगे प्लस अपने को 48 का एक शेयर और मिलेगा, राइट। तो अपना टोटल अमाउंट इतना लग रहा है, होल डिवाइडेड बाय 5, 72 इंटू 4 प्लस 48 इंटू 1/5 इक्वल टू 67.20। ये आंसर आएगा अपना एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट मतलब राइट इशू होने के बाद कि भाई राइट शेयर हम लोग मार्केट में ले आए, उसके बाद क्या रेट रहेगा मार्केट में शेयर का, तो ये रेट रहेगा अपना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द थियोरेटिकल पोस्ट राइट प्राइस पर शेयर। एनालाइज द चेंज, एनालाइज द चेंज मतलब करंट प्राइस है 72, अब हो गई 67.20, तो अपना डिक्रीज हो गई प्राइस बाय 4.80। ये अपना इफेक्ट है। ठीक है, और कैलकुलेट द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट अलोन, कि वैल्यू ऑफ द राइट क्या है। अपने वैल्यू ऑफ द शेयर है 67.20, अपन राइट कितने में दे रहे हैं, 48 में। तो वैल्यू ऑफ द राइट क्या है, मतलब अपने को क्या बेनिफिट होगा। 67.20 का शेयर मार्केट में है, अपन आपको कंपनी ऑप्शन दे रही है कि आप 48 में खरीद लो, यानी दिस इज 19.20, दिस इज द वैल्यू ऑफ द राइट अलोन, कि भाई अपने को 19 रुपये 20 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। जो चीज़ 67.20 की होनी चाहिए वो आपको सिर्फ और सिर्फ 48 में दी जा रही है, यानी ये अपने लिए गेन है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ राइट निकाली जाती है कि वैल्यू ऑफ राइट अलोन है। वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर भी पूछ सकता है, यहाँ पे पर शेयर नहीं पूछा, इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अगर किसी ने पर शेयर पूछ लिया तो 19.20 होल डिवाइडेड बाय 4, जो भी आंसर आएगा विल कैलकुलेट दैट, तो वो आएगी अपनी। क्यों, क्योंकि 4 शेयर होने के बाद अपने को एक राइट मिल रहा है। तो ये जो 19.20 का प्रॉफिट है ये एक शेयर पे नहीं 4 शेयर पे है, तो इसलिए अपन डिवाइड बाय 4 करेंगे इफ क्वेश्चन सेज राइट अलोन की जगह राइट वैल्यू पर शेयर। ठीक है, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट बोलता है सपोज मिस्टर ए इज होल्डिंग 100 शेयर्स इन KLM लिमिटेड इज नॉट इंटरेस्टेड इन सब्सक्राइबिंग टू द राइट इशू, देन एडवाइस व्हाट शुड ही डू। भाई उसके पास 100 शेयर है लेकिन उसका कोई मन नहीं है कि मैं राइट इशू में सब्सक्राइब करूँ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई उसके पास ऑप्शन क्या क्या है। पहली चीज़ तो उसके पास 100 शेयर्स है। देखो कोई भी शेयर होल्डर है वो 3 चीज़ें कर सकता है। पहली चीज़ तो ये कि वो सब्सक्राइब कर ले, कि भाई राइट इशू के पैसे दे के शेयर्स ले ले। दूसरा ऑप्शन होता है कि रिनाउंस कर ले। रिनाउंस मतलब कि वो बेच दे कि मुझे नहीं खरीदने, लेकिन मैं ये राइट किसी और को बेच देता हूँ और उसके बदले पैसे ले ले। और तीसरा है कि इग्नोर कर ले। इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं पहली चीज़ तो ये है कि सब्सक्राइब नहीं करना है, तो क्वेश्चन नहीं बता दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। इग्नोर क्यों नहीं कर सकते, इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो पहले प्राइस 72 थी वो आज की डेट में 67.20 हो गई। तो अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपकी जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू गिर जाएगी इतने शेयर से, क्योंकि आपने राइट इशू के नए शेयर तो लिए नहीं, तो अपने शेयर्स तो उतने ही रह गए, लेकिन जो शेयर की प्राइस थी वो गिर गई, तो ये लॉस हो गया। तो अपन ये एडवाइस तो देंगे नहीं। क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है एडवाइस, देन एडवाइस व्हाट शुड ही डू। तो अपन उसको एडवाइस देंगे कि भाई तू रिनाउंस कर ले। रिनाउंस मतलब कि मार्केट में बेच ले। उसके पास 100 शेयर है, यानी उसके पास 25 राइट्स हैं, और एक राइट की वैल्यू 19.20 है। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 19.20, ये 480 होना चाहिए। तो इतना उसको अमाउंट मिल जाएगा जो भी कैलकुलेट करके आएगा, कि भाई तू मार्केट में बेच ले और इतना पैसा अपने पास रख ले। सो दिस इज द एडवाइस दैट वी शुड गिव। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 3 बोलता है इक्विटी ऑफ ABC लिमिटेड इज 500 करोड़, ठीक है। डेट इज वर्थ 290 करोड़, ठीक है। प्रिंटर डिवीजन सेगमेंट्स वैल्यू इज एट्रीब्यूटेबल टू 64%। मतलब बिजनेस में एक सेगमेंट है प्रिंटर डिवीजन करके जो 64% एसेट्स लेके बैठा है, और उसका एसेट बीटा है 1.55। बैलेंस वैल्यू इज अप्लाइड ऑन स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल। बैलेंस वैल्यू मतलब 36% जो बचता है वो स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल डिवीजन में है, ठीक है। और उसका एसेट बीटा है 1.40, ठीक है। और अपना डेट बीटा गिवन है 0.28, ओके। तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, इक्विटी बीटा। देखो भाई सबसे पहले सोचो कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इक्विटी बीटा कैलकुलेट करना है। इक्विटी प्लस डेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, और टोटल लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट का टोटल आता है वही असेट साइड का भी टोटल आता है। तो असेट बीटा शुड बी इक्वल टू डेट बीटा प्लस इक्विटी बीटा, जो भी उसका, ठीक है, राइट, मेक सेंस।
और क्या कहते हैं, क्योंकि सबके वेट्स अलग हैं तो सिंपली अपन ऐड नहीं कर सकते, सबका वेटेड एवरेज निकलेगा। तो एसेट बीटा शुड बी इक्वल टू डेट बीटा प्लस इक्विटी बीटा, राइट। अपने को एसेट बीटा में भी वही चीज़ होती है पर अपने को दिखती नहीं है। आई विल एक्सप्लेन। देखो अपना क्या है, इक्विटी है 500, डेट है 290, यानी अपने टोटल एसेट्स हैं 790 करोड़, राइट। और अपने को गिवन है कि डेट का बीटा क्या है 0.28, तो 0.28 डेट का वेटेड एवरेज, डेट का वेट क्या है 290 आउट ऑफ 790, तो ये तो हो गया डेट प्लस इक्विटी का बीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, 500 अपॉन 790 जो उसका वेट है। दिस शुड बी इक्वल टू एसेट बीटा मल्टीप्लाइड बाय 790 अपॉन 790, क्योंकि इसका वेट यहाँ पे ये है। अब अपने को एसेट बीटा क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन है, अपने को एसेट बीटा 2 डिविजन्स का गिवन है तो उसका भी वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो एसेट बीटा शुड बी इक्वल टू 0.64 जो पहले वाले का वेट है मल्टीप्लाइड बाय 1.55 उसका एसेट बीटा, प्लस दूसरे का वेट है 36% यानी 0.36 और उसका एसेट बीटा है 1.40, सो 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 1.40, इसका जो भी आंसर आएगा वो अपना एसेट बीटा होगा और वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली इक्विटी बीटा का फिगर आ जाएगा। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। मैं कैलकुलेशन पार्ट अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि आपका फालतू टाइम वेस्ट होगा, ये वीडियो में कराऊंगा। तो कैलकुलेशन करना तो बहुत ईजी है, वो तो आप कैलकुलेटर पे खुद कर ही लेंगे। अपना फोकस ये है कि अपन यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट समझ पाएँ और ये समझे कि अपने को एग्जाम में सोचना कैसे है, तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। चलो अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट बोलता है एसेट एंड इक्विटी बीटा इफ एबीसी लिमिटेड डिसाइड्स टू चेंज इट्स डेट इक्विटी पोजीशन बाय रेजिंग फर्दर डेट एंड बाइंग बैक ऑफ इक्विटी टू हैव इट्स डेट इक्विटी रेशियो एट 1.5। ठीक है जी, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई अपना डेट इक्विटी अभी जो है वो अपने को सही नहीं लग रहा, तो अपन अपना डेट का पोर्शन इंक्रीज कर रहे हैं और उतना ही पोर्शन इक्विटी का बाय बैक कर रहे हैं, यानी जितने से डेट इंक्रीज हो रहा है उतने से ही इक्विटी रिड्यूस हो रहा है और अपना टारगेट डेट इक्विटी रेशियो है 1.50। देखो अपने टोटल असेट्स हैं 790, अपने को बोला उसने कि डेट इंक्रीज होगा लेकिन उसी वैल्यू से इक्विटी का बायबैक करेंगे तो इक्विटी डिक्रीज होगा, यानी आफ्टर दिस भी 790 टोटल असेट्स उतने के उतने ही रहेंगे, राइट। और अपना टारगेट रेशियो दे रखा है 1.50। 1.50 का मतलब होता है 1.50:1, यानी कि टोटल तो 2.5 हुआ। देखो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्विटी का बीटा निकालो। इक्विटी का बीटा निकालने के लिए पहले अपने को इक्विटी की वैल्यू चाहिए कि इक्विटी की वैल्यू क्या होगी इस चेंज के बाद। सबसे पहले अपन डेट की वैल्यू निकालते हैं। डेट की वैल्यू कैसे निकल सकती है, 790 टोटल असेट्स हैं जिसमें से 1.50 डेट है आउट ऑफ 2.50, तो इससे अपनी डेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अपने को क्या गिवन है कि भाई 790 इंटू 1/2.5 अपनी इक्विटी की वैल्यू है, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली अपनी इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे और डेट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन ने आगे बोला है कि अज्यूम करो कि प्रेजेंट डेट बीटा तो 0.45 है और कोई भी फर्दर फंड्स जो रेस करेंगे उसका बीटा होगा 0.50। इसका मतलब क्या, फर्दर फंड्स कहाँ से आए, अपन ने जो न्यू फिगर निकाला है ये पहले वाले फिगर से ज़्यादा आएगा ना। सी इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 474। दिस शुड बी द न्यू वैल्यू ऑफ डेट, कि भाई इतना डेट होना चाहिए। और अपना एग्जिस्टिंग डेट कितना था 290, यानी कि एक्स्ट्रा डेट इशू हो रहा है, तो जो ये एक्स्ट्रा डेट इशू हो रहा है इसके लिए अपना बीटा रहेगा 0.50, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग वाला था 290 उसके लिए रहेगा 0.45। अपन ये सब कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई अपने से इक्विटी बीटा पूछा है। इक्विटी बीटा वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे अपन ने पहले किया था, वो वेटेड एवरेज करके, तो उसके लिए वेट्स भी तो ज़रूरी हैं। तो अपना 290 इंटू 0.45 प्लस जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है दैट इंटू 0.50, और एसेट बीटा अपने को पता है, इक्विटी बीटा को अपन एक्स अज्यूम करके इक्विटी का फिगर अपने को पता चल चुका है। इक्विटी का फिगर क्या आएगा 790 इंटू 1/2.5 दैट इज इक्वल टू 316, ये आंसर आ रहा है। सी 184 का एडिशनल डेट इशू हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट करने के 10 तरीके हैं। एक तो आप कर सकते हो 790 माइनस 474 जो कि इंस्टीट्यूट ने किया है कि भाई जो टोटल असेट से माइनस न्यू वैल्यू ऑफ डेट शुड बी द वैल्यू ऑफ इक्विटी, न्यू वैल्यू ऑफ इक्विटी 316। अपन ये कर सकते हैं कि भाई 500 की इक्विटी थी, 184 का बाय बैक कर लिया
तो भी अपना यही आंसर आएगा 316। और अपना 790 इंटू 1/2.5 करें तो भी अपना 316 आएगा। ये बात सारी बात करने का मतलब ये है कि एग्जाम में आंसर निकालने के तरीके बहुत सारे पॉसिबल हैं। तो आप कभी भी ये याद मत करो कि इंस्टीट्यूट कैसे सॉल्व कर रहा है, आप कोशिश करो, आपको कोई ना कोई तरीका समझ आ जाएगा और एंड में आपका आंसर सही होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और अपने को क्या गिवन है कि हाँ, अब अपन इक्विटी का बीटा वेटेड एवरेज करके निकाल लेंगे, वो पार्ट मैं नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अपन ने पहले वाला स्टेप। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेदर द न्यू इक्विटी बीटा जस्टिफाइज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन अकाउंट ऑफ लेवरेज। क्या मतलब भाई, पूछना क्या चाहता है, ये बोल रहा है कि भाई न्यू इक्विटी बीटा जो अपन ने कैलकुलेट किया, जो भी अपन ने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट किया है, क्या वो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन अकाउंट ऑफ लेवरेज को जस्टिफाई करता है। मतलब कि यार फॉर एग्जांपल अपना पहले बीटा 1 था, अब बीटा 2 आया, यानी कि अब अपना जो मार्केट से कंपैरिजन में जो अपना रिटर्न है वो डबल होगा। रिस्क डबल है तो रिटर्न भी तो डबल होगा। बीटा का मतलब यही तो होता है, चेंज इन स्टॉक बेस्ड ऑन दी चेंज इन मार्केट। तो अपने को अगर अपना बीटा इंक्रीज हो रहा है तो अपने को एडिशनल लेवरेज मिलेगी, क्योंकि अपन ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं। तो वेदर द न्यू इक्विटी बीटा जस्टिफाइज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन अकाउंट ऑफ लेवरेज, क्वेश्चन में ये हो रहा है कि अपना पहले जो बीटा था वो 2 पॉइंट समथिंग था एंड अब जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। सो येस इट जस्टिफाइज, अपने को एक्स्ट्रा लेवरेज मिल रहा है, सिंपल। हाँ जी, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। के लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन अ पोर्टफोलियो ऑफ शॉर्ट टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट है इसका। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिस्क ऑफ के लिमिटेड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू दैट ऑफ द मार्केट। रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो रिलेटिव टू द मार्केट, क्या समझ आ रहा है इससे, बीटा, पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है अपने को। ठीक है, और उसको कंपेयर करना है अपने को मार्केट के रिटर्न से। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है चारों कंपनीज के, मार्केट प्राइस गिवन है, और अपना इससे इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या, जो भी, हाँ, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगी, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये सारे से वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगी। एंड अपने को इंडिविजुअल बीटा गिवन है, तो इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल वैल्यू से अपन वेटेड एवरेज बीटा निकाल लेंगे जैसे नॉर्मली निकालते हैं। और अपने को एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड गिवन है। ठीक है भाई, करंट मार्केट रिटर्न 20% है, रिस्क फ्री रिटर्न 10% है। ओके, RM 20, RF 10। ठीक है, और अपना एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड गिवन है। देखो, डिविडेंड यील्ड होता है ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रेट होता है ऑन फेस वैल्यू। यील्ड है कि भाई कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो जितना पैसा लगाया उस पर जो जो रिटर्न जनरेट हो रहा है। 1,20,000 इंटू 8.58 इंटू 9.5% विल बी द डिविडेंड जो अपने को शेयर ए से मिलेगा, राइट, ऐसे B, C और D। ठीक है जी, तो अपन वेटेड एवरेज करके अपन इसका पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लेंगे, वेरी इजी, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, डिवाइडेड बाय जो टोटल इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाइड बाय बीटा, चारों का सम टोटल आ जाएगा अपना वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो, वेटेड एवरेज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। ओके, एंड अपना टोटल डिविडेंड का अमाउंट आ जाएगा 1,20,000 इंटू 8.58 इंटू 9.5%। ठीक है, ऐसे चारों का डिविडेंड का अमाउंट आ जाएगा, उसका टोटल कर देंगे तो टोटल रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो आ जाएगा। और अपने पास टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो है कि अपन ने इन्वेस्ट इतना किया, ये तो अपने को इन चारों में गिवन ही है। तो अपन रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट करके निकाल लेंगे कि भाई अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, RE, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एंड अपने को गिवन है कि मार्केट रिटर्न 20% है, रिस्क रिटर्न 10% है। ठीक है, ये तो अपन देख लेंगे। और अपने को क्या बोला, सबसे पहली चीज़ उसने पूछी है कि भाई कैलकुलेट द रिस्क ऑफ के लिमिटेड शॉर्ट टर्म रिलेटिव टू दैट ऑफ द मार्केट। नॉर्मली अगर डिविडेंड यील्ड नहीं गिवन होता तो अपन जो भी बीटा आता, फॉर एग्जांपल 2.50 बीटा आ रहा है, तो अपन उसको बोलते हैं कि भाई मार्केट का बीटा तो 1 होता है, तो अपना जो है वो 2.5 गुना ज़्यादा रिस्की है, राइट। लेकिन अपने को एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड है, तो मार्केट से रिटर्न कितना जनरेट हो रहा है ये गिवन है अपने को, तो अपन इसके हिसाब से बीटा निकाल लेंगे कि भाई अपने को डिविडेंड जो मिला, डिविडेंड अमाउंट रिसीव, लेटर सपोज टोटल 2 लाख रुपए डिविडेंड मिला। ठीक है जी, और अपना टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख। ठीक है, और तो फिर अपना रिटर्न कितना हो गया, 20% हो गया RE, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और अपने को क्या कहते हैं RM, RF दिया है, तो इससे अपन कैलकुलेट करके मार्केट का बीटा निकाल लेंगे। मार्केट में इतना इन्वेस्ट करने पे ये पैसा मिल रहा है, तो RE गिवन है, CAPM मॉडल का सिंपल फॉर्मूला जो अपन ने हर बार पढ़ा है, RE इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, राइट। तो अपने पास यहाँ पे RE कैलकुलेट हो जाएगा, डिविडेंड अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है जी, RF अपने को गिवन है 10% प्लस बीटा अपने को कैलकुलेट करना है, और 20% माइनस 10%,
ये अपन पूरा सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस बीटा को अपन वैल्यू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो से कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये मिल रहा है, ये रिस्क है, और पोर्टफोलियो का ये रिस्क है। उसने क्या पूछा है अपने से? उसने पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिस्क। रिस्क कैसे मेजर होता है? थ्रू बीटा, रिस्क ऑफ लिमिटेड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू दैट ऑफ द मार्केट। मार्केट में क्या मिल रहा है? ये रिस्क है मार्केट के बीटा का जो अपन ने निकाला। दिस इज द रिस्क एज पर मार्केट, दिस इज द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो लेट अस सपोज मार्केट का रिस्क आता है 1.25, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आता है 3.78। तो मतलब पोर्टफोलियो इज़ वेरी वेरी रिस्की। मार्केट में तो इतना सही वॉलेटिलिटी है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, तो अपन इस पर कमेंट करेंगे कि ज़्यादा रिस्की है कम रिस्की है, वट एवर विल बी द आंसर। ठीक है। और एडवाइस वेदर के लिमिटेड शुड चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो, इफ़ येस देन हाउ। कॉम्पोजिशन अपन क्यों चेंज करेंगे? अपन पहले इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा ओवर प्राइज्ड है, कौन सा अंडर प्राइज्ड है। जो भी अंडर प्राइज्ड होगा उसमें इन्वेस्टमेंट और करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। यार अगर कोई चीज़ अंडर प्राइज्ड है तो उसमें अपने को देखो नॉर्मल अगर एट पार है कोई चीज़ तो आप उससे क्या कमाओगे? नॉर्मल रिटर्न, राइट। कोई चीज़ ओवर प्राइज्ड है तो आप नॉर्मल से कम कमाओगे, और कोई चीज़ अंडर प्राइज्ड है तो आप नॉर्मल से ज़्यादा कमाओगे, राइट। तो अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अंडर प्राइज्ड है और कौन सा ओवर प्राइज्ड है, तो अपन इन्वेस्टमेंट ओवर प्राइस से अंडर प्राइस में शिफ्ट करेंगे, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में सीन ये है कि जब अपन इवेल्युएट करेंगे चारों को, अब देखो कैसे इवेल्युएट करेंगे। अपना मार्केट का रिटर्न गिवन है, रिस्क फ्री रिटर्न गिवन है। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है? एक सेकेंड नीचे चलें थोड़ा सा। अपने को चाहिए अंडर प्राइज्ड है, ओवर प्राइज्ड है, वो अपन रिटर्न से कैलकुलेट करेंगे। अपने को रिटर्न क्या गिवन है? रिटर्न गिवन है 9.5, 14, 7.5, 16। 9.5, 14, 7.5, 16। ये तो अपने को गिवन है कि भाई चारों से ये कमा रहे हैं, राइट। अपने पास प्राइस तो है नहीं, प्राइस से अपना कुछ कर नहीं सकते, तो अपन कंपेयर करेंगे कि किस में इससे कम आ रहा है, किस में इससे ज़्यादा आ रहा है। जिसमें रिटर्न अपन एक्चुअल रिटर्न से थ्योरेटिकल रिटर्न को कंपेयर करेंगे तभी तो इवैल्यूएट कर पाएंगे कि कौन सा अंडर प्राइस है, कौन सा ओवर प्राइस है। थ्योरेटिकल रिटर्न कैसे कंप्यूट होता है? वही R = RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, राइट। तो अपने को यहाँ पे चाहिए RE = RF, अपने को 10% पता है, प्लस 20% RM है और RF है 10%, राइट। अब ये बीटा कहाँ से आएगा? बीटा अपने को इंडिविजुअल स्टॉक्स का गिवन है, तो A के लिए बीटा 2.32 है, B के लिए 4.56, 1.83, तो यहाँ पे 2.32 आ जाएगा। इससे आ जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर A = ये होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 25% A का होना चाहिए। अपने को मिल 9.5 रहा है, तो ये तो बहुत ओवर प्राइस है, रिटर्न मिल ही नहीं रहा, तो अपने को बेचना चाहिए। अपन चारों को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में चारों के चारों ओवर प्राइस आएंगे, तो इसलिए पोर्टफोलियो में कोई शफलिंग होगी ही नहीं, क्योंकि कोई अंडर प्राइस नहीं है, सारे के सारे ओवर प्राइस हैं, तो सबको बेच के एग्जिट करना चाहिए अपने को। एवरी वन ऑफ द 4 इन्वेस्टमेंट्स इज ओवर प्राइस। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, लेंदी है बट ईजी है, थोड़ा सा लेंदी है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू एस फंड स्कीम, ठीक है भाई, पर्टिकुलर वैल्यू इन करोड़ दे रखी है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एट कॉस्ट, ये 5 जगह इन्होंने कम शेयर्स खरीद रखे हैं। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, लिस्टेड अनलिस्टेड। नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग गिवन है 8.4, एक्सपेंसेस पेबल है 7, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 3, और मार्केट की एक्सपेक्टेशन ऑन लिस्टेड बॉन्ड है 8.842%, ठीक है। और हम दे कितना रहे हैं? 14%। मार्केट सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करती है, ठीक है, तो हमारा रिवैल्यूएशन ओके इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हम जितना कॉस्ट था उससे मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दे रहे हैं, तो हमारा प्रीमियम पे ट्रेड होगा बॉन्ड, ठीक है। एंड ये एक्सपेंडिचर इंकर की है, ठीक है। पर्टिकुलर्स क्या है? इंडेक्स ऑन परचेज रेट, वैल्यूएशन रेट, जैसे अपन टैक्स में इंडेक्सेशन करते हैं ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे, वही वाली चीज़ यहाँ पे है कि यार अगर कल को 1000 रुपये की चीज़ खरीदी थी, वो 300 की तब इंडेक्स होता था, अब 500 का है, 1000 × 500/300। ऐसे ही अपन ये पाँचों के लिए करेंगे, 5 ही वो अपनी कंपनीज थी, पाँचों के लिए अपन इंडेक्सेशन कर लेंगे, न्यू वैल्यू आ जाएगी इनकी, ठीक है। एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट NAV ऑफ द फंड, वेरी इजी। NAV कैसे कैलकुलेट होगी? देखो, सबसे पहले अपन पाँचों को रीवैल्यू करेंगे इंडेक्सेशन करके, 158 × 500/300 जो फार्मास्यूटिकल के लिखा था, ऐसे ही पाँचों का कर देंगे तो टोटल आ जाएगी
इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, अनलिस्टेड बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं दिया तो ये तो 14 का 14 रहेगा, और जो अपने लिस्टेड बॉन्ड्स हैं इनका रीवैल्यूएशन होगा 24 डिवाइडेड बाई 8.842% इंटू 14, परसेंट कैंसर 24 इंटू 14 अपॉन 8.842, ठीक है। एंड अनलिस्टेड बॉन्ड अपने सेम है, नंबर ऑफ यूनिट्स अपने को 8.4 रेलिवेंट नहीं है, एक्सपेंसेस पेबल हाँ, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हाँ। पाँचों शेयर की वैल्यू इंडेक्स्ड, इसका जो आंसर आएगा +14 +3 -7, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करेंगे अपन, जो वैल्यू बची वो अपनी NAV है, टोटल NAV ऑफ द फंड। अब बोल रहा है NAV पर यूनिट निकालो, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लेंगे, 8.4 से डिवाइड होगा, वेरी इजी, तो NAV पर यूनिट आ गई। डिटरमाइन द नेट रिटर्न एनुअलाइज्ड रिटर्न निकालनी है, ठीक है। इफ द पीरियड ऑफ कंसिडरेशन इज 4 years, ओके, एंड द फंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 2 रुपीज़ पर यूनिट पर ईयर एज कैश डिविडेंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ठीक है जी। 2 रुपये हर साल इन्होंने दिया है, ठीक है जी, 4 साल है तो 8 रुपये तो डिविडेंड ही हो गया अपना, और टोटल टाइम पीरियड 4 साल है। जो अपन इंडेक्सेशन कर रहे हैं, मतलब जिस दिन अपन ने परचेज़ किया और जिस दिन आज अपन रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, दोनों के बीच में 4 साल का गैप है, ठीक है। और अपना क्या है, अपने को नेट रिटर्न निकालनी है, तो नेट रिटर्न के लिए अपने को क्या चाहिए कि कितना पैसा लगा और कितना पैसा बन गया। कितना पैसा बन गया वो तो अपना NAV आ चुका, सेकंड स्टेप में अपना NAV पर यूनिट आ गया, ये तो आज की डेट में वैल्यू है NAV एज ऑन टुडे, सो दिस इज द सेल वैल्यू। अपने को चाहिए परचेज वैल्यू, तो अपन परचेज वाला वैल्यूएशन एट कॉस्ट करेंगे, राइट। एंड अपना क्या कहते हैं, कॉस्ट निकाल के उसकी NAV निकाल लेंगे, वेरी इजी। चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, और 4 years है, 2 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है जी, ये अभी अपन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, तो ठीक है, अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो अपन ने न्यू NAV तो निकाल रखी है, राइट। न्यू NAV अपने को पता है 90 समथिंग है, जो भी है आंसर में, तो अपन ठीक है अभी छोड़ देते हैं उसके लिए। अपने को चाहिए ओल्ड NAV, राइट। ओल्ड NAV इसमें से माइनस करेंगे, और तो अपना आ जाएगा नेट रिटर्न, राइट। नेट रिटर्न अपन ने क्या कमाया, प्लस डिविडेंड, डिविडेंड 8 रुपये पर यूनिट कमाया ना, 2 × 4 = 8, 8 रुपये पर यूनिट, तो ये आ जाएगा टोटल रिटर्न, राइट। अभी जो टोटल रिटर्न आएगा ये आएगा कितना, अपन ने इतना कमाया, कितना लगा के, ओपनिंग NAV लगा के, राइट। तो अपना ये आ जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और क्योंकि ये 4 year पीरियड का है, 4 years, सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 4, जो भी रिटर्न दिस इंटू 100 ही अपना रिटर्न आ गया, और अपन इस पूरी चीज़ को 4 से डिवाइड करेंगे तो अपना एनुअल रिटर्न आ जाएगा। एनुअल रिटर्न ही तो मांगा है उसने, राइट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आ गया एनुअलाइज निकालना है अपने को, ठीक है। और अब अपन निकालते हैं कि अपने को ओपनिंग NAV चाहिए, राइट, तो अपन ओपनिंग NAV ले लेते हैं। अब हो गया कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग NAV, ठीक है जी। ये अपना क्या आ रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट हो गया 158 + 62 + 112 + 68 + 20, ठीक है। 68 और 112 180, 200 200 और ये हो गए 220, 420 करोड़ के तो शेयर्स हो गए, अभी और भी है। और अपना क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स है 24 और 14, बुक वैल्यू पे ही तो है अपन, यही तो अपन एट परचेज प्राइस ही तो दिखा रहे हैं, अपन ओपनिंग NAV कैलकुलेट कर रहे हैं ना। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3, तो वट एवर जो भी आंसर अपना आएगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स अपना अभी भी वही है 8.4, तो 8.4 विल बी इक्वल टू ओपनिंग NAV, और यही की यही जो अपन ने अभी ओपनिंग NAV निकाली है, जस्ट से हाँ, वो न्यू NAV में से ओपनिंग NAV लेस होगी, और अपना यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा, और रिटर्न में अपन ओपनिंग NAV से डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा नेट रिटर्न। देखो लेटर सपोज अपन ने 25 रुपये कमाए और अपनी ओपनिंग NAV थी 50, तो अपने को 50% रिटर्न मिला ना, और 50% रिटर्न मिला अपने को 4 years में 12.50, इस तरह से कैलकुलेट होगा। जो भी फिगर आएगा, अपन फिगर की कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं, अपन आंसर देख रहे हैं, ठीक है। सो इट वाज थोड़ा सा देख के एक बार टाइम कंज्यूम हो सकता है आपके एग्जाम में, बट दिस इज़ वेरी इजी। कैलकुलेट फिगर इन करोड़ अप टू 3 डेसिमल, ये आप ध्यान रख ही लेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया कंप्लीट। हाँ जी, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। डेरिवेटिव चैप्टर चालू हो चुका है, ठीक है। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू आर लिमिटेड शेयर प्राइस, ठीक है। करंट प्राइस पर शेयर 1900, यानी स्पॉट रेट 1900 रुपये। 6 मंथ फ्यूचर प्राइस 2050, ठीक है। फ्यूचर 6 मंथ फ्यूचर दे रखा है। अज्यूमिंग इट इज़ पॉसिबल टू बोरो मनी इन द मार्केट फॉर ट्रांजैक्शंस एट 10% पर एनम, ठीक है। मार्केट में बोरिंग रेट 10% है।
एडवाइज द जस्टिफाइड थियोरेटिकल प्राइस ऑफ अ 6 month फॉरवर्ड परचेज। ये पूछ रहे अपने को थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट फ्यूचर रेट निकालना है, ठीक है। तो अपने को दे रखा है कि भाई स्पॉट इक्वल टू 1900, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग इक्वल टू 10%। अपना कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या बोलता है कि थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस शुड बी इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट, राइट। तो थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस शुड बी इक्वल टू 1900 प्लस, ठीक है 6 months का है ना, हाँ 6 months का है, तो 1900 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 मल्टीप्लाइड बाय 10/100। यार अपने को ये क्यों करते हैं अपन, यार स्पॉट में अगर अपने को ख़रीदना हो शेयर तो अपने को पैसा लगाना पड़ेगा, आज की डेट में पे करना पड़ेगा, राइट। तो अपने को पैसा चाहिए होगा तो अपन पैसा बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट। तो अपना थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस शुड बी इक्वल टू 1900 प्लस उसका इंटरेस्ट क्या हुआ 6/12 10/100 190 का हाफ होता है 95 प्लस 95 इक्वल टू 1995। दिस शुड बी द थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस, राइट। एंड इवेल्यूएट एनी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इफ अवेलेबल, ठीक है बिल्कुल है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि अपने को गिवन है कि भाई जो एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल 6 month फ्यूचर इज इक्वल टू 2050, तो ये होना चाहिए 1995 और है 2050, यानी एक्चुअल ओवर प्राइस है। तो अपन क्या करेंगे, एक्चुअल वाले को सेल करेंगे, राइट। जो चीज़ महंगी है उसको बेचेंगे ना, तभी तो अपने को फ़ायदा होगा। और स्पॉट बाय कर लेंगे, स्पॉट बाय करेंगे 1900 में, राइट। अब अपने को स्पॉट बाय क्यों कर रहे हैं, तभी तो आर्बिट्राज कर पाएंगे, एक तरफ बेचेंगे दूसरी तरफ खरीदेंगे। स्पॉट बाय करेंगे तो अपना इंटरेस्ट लगेगा, तो अपने में नेट 6 महीने के बाद अपनी नेट कॉस्ट 1995 आएगी। और अपन ने 6 महीने बाद फ्यूचर बेच रखे हैं 2050 के, यानी अपना 55 का प्रॉफिट तो हो गया रिस्कलेस। आर्बिट्राज का यही तो मतलब होता है कि अपने को गारंटीड प्रॉफिट है बिना रिस्क लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मिस प्राइसिंग है, यहाँ पे मिस प्राइसिंग हो रही है। तो अपन ने एक्चुअल में फ्यूचर आपका होगी कि सेल कर दिया, तो भाई उस दिन शेयर्स कैसे डिलीवर करेंगे, डिलीवर कैसे करेंगे, अपन ने स्पॉट खरीद रखा है ना। अपन ने 6 month फ्यूचर सेल किया, 6 महीने बाद अपन 2050 रुपये लेने जाएंगे, तो सामने वाला बोलेगा शेयर दो और पैसे लो, राइट। तो अपन शेयर कैसे देंगे, शेयर अपन यहाँ से देंगे, अपन ने स्पॉट में खरीद रखे हैं। इस तरह से काम करता है फ्यूचर्स मार्केट, राइट। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक हो गया। हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आप ध्यान से सोचोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही एग्जाम में भी सब कुछ इजी लगेगा। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो कि आपको सारे पॉइंट्स पता हो, क्योंकि एग्जाम में अगर आपके पास नया पॉइंट आ गया तो चाहे से आपके कॉन्सेप्ट्स कितने ही स्ट्रॉन्ग हो, आपको सोचने में टाइम लगेगा एंड आप आंसर सही निकाल लोगे। बट हमारे एग्जाम्स में टाइम लिमिट है, 3 hours की टाइम लिमिट है, और टाइम का इशू आएगा, इस चक्कर में आपका पेपर छूट जाएगा। और अगर आपको आता है और उसके बाद भी पेपर छूट जाए, ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए अपने से। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है। सबसे पहले पढ़ाई करते हुए कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद अपने प्रैक्टिस कर करके सारी चीज़ की आपका हाथ बैठा हुआ होना चाहिए कि आपको क्लियर क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई करो, समझो और लिखना चालू। भाई मेरे को पता है ये स्टेप के बाद ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, माइंड में पूरी पिक्चर क्रिएट होगी और आप हाथ के हाथ लिख के फटाफट सॉल्व करो ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। एग्जाम्स कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, ईजिली मैनेजेबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड मेंटेन करनी है। और ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो अपने को चाहिए ही है। अगर आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप नवंबर 20 और जैन 21 के दोनों पेपर देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट कोर कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, भाई तुम्हें आता है कि नहीं, इंस्टीट्यूट ये देख रहा है। तो आता है, हमें साबित करना है, और आता है और करना है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो इसलिए इस तरह से अपने को काम करना है, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 बोल रहा है फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू ए लिमिटेड पोर्टफोलियो। ठीक है, ए लिमिटेड का पोर्टफोलियो बना हुआ है, 3 कंपनियों के शेयर है, XYZ, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, प्राइस गिवन है, बीटा गिवन है। ठीक है, CEO इज ऑफ द ओपिनियन दैट द पोर्टफोलियो इज कैरिंग अ वेरी हाई रिस्क एज कम्पेयर टू द मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क इज 1, मार्केट का बीटा 1 होता है हमेशा। बीटा की तो बात हो रही है रिस्क में। एंड हेंस इंटरेस्टेड टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टमैटिक रिस्क टू 0.95। सिस्टमैटिक रिस्क यानी बीटा। CEO बोल रहे हैं कि भाई पोर्टफोलियो का बीटा 1 से ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि ये बीटा हमारा 0.95 पर है। ठीक है, तो CEO ने बोला तो ट्रेजरी मैनेजर काम पे लग गया। वो बोल रहे हैं कि भाई ये 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला, डिस्पोज ऑफ अ पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू एक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़, कि अपना जो टोटल पोर्टफोलियो है उसमें से कुछ शेयर्स बेच दे और जो वो अमाउंट फ्री करके अपन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ खरीद ले। रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ का बीटा 0 होता है, तो इस वजह से हमारा एवरेज बीटा गिरेगा। जो हम वेटेड एवरेज बीटा निकालेंगे एंटिटी का, उसमें अगर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ होंगे तो बीटा गिरेगा, और हमें टारगेट हमारा 0.95 है, वहाँ तक लेके आना है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन निफ्टी फ्यूचर्स करेंटली ट्रेडिंग एट 8250। ठीक है,
एंड ईच निफ्टी पॉइंट्स मल्टीप्लायर इज 210। अब मल्टीप्लाई समझ लो यार, आप लॉट साइज समझ लो इस हिसाब से कि यार कम से कम 210 शेयर खरीदने होंगे, 210 शेयर का लॉट बना हुआ है और एक प्राइस है 8250, तो एक लॉट की वैल्यू हो गई 8250 इंटू 210, राइट। इस तरह से अपने को क्वेश्चन चाहता क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट द ओपिनियन ऑफ सीईओ वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। यानी अपने को सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है कि पोर्टफोलियो का बीटा क्या है और अपने को देखना है कि वो 1 से ज़्यादा है या नहीं। पोर्टफोलियो का बीटा कैसे कैलकुलेट होगा, वेटेड एवरेज बीटा, राइट। बीटा अपने को गिवन है। वेट्स क्या होंगे, वेट्स होंगे इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट में हमारा एक शेयर का कितना इन्वेस्टमेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड है, 6 लाख शेयर है 1000 रुपये के हिसाब से, 6000 लैक्स इसकी वैल्यू है, 8 इंटू 1500 12,000 लैक्स इसकी वैल्यू है, एंड 4 इंटू 500 2000 लैक्स इसकी वैल्यू है। 6 + 12 + 2 20,000 लैक्स हमारे टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है, जिसमें से 6000 लैक्स इसकी वैल्यू है। तो इसका वेट क्या हुआ, 6000 अपॉन 20,000 यानी 0.30, राइट। और ये 12,000 है तो इसका डबल 0.60 इसका वेट है और 0.10 इसका वेट है। तो वेट मल्टीप्लाइड बाय बीटा, वेट मल्टीप्लाइड बाय बीटा, वेट मल्टीप्लाइड बाय बीटा, उसका सम टोटल आ जाएगा वेटेड एवरेज बीटा। इस केस में 1 से ज़्यादा आ रहा है, मैंने आंसर कैलकुलेट किया था। तो सीईओ का ओपिनियन बिल्कुल ठीक है कि भाई 1 से ज़्यादा है, तो अपने ये गलत बात है क्योंकि मार्केट का रिस्क 1 है, अपन उससे ज़्यादा रिस्क पे चल रहे हैं, यानी मार्केट 1% से मूव करेगा। सो अगर 1.5 आंसर आता है तो फॉर एग्जांपल वील मूव बाय 1.5, दैट इज़ मोर रिस्की एज कम्पेयर टू द मार्केट, और हमें इसको ड्रॉप करके अपने टारगेट 0.95 पे लेके आना है, राइट। सेकेंड पार्ट बोलता है कैलकुलेट द एग्जिस्टिंग सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। सिस्टमैटिक रिस्क इज बीटा, ये अपन स्टेप 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। अपन ने पोर्टफोलियो का बीटा ही तो निकाला है, करंट बीटा, राइट। तो ये अपना हो चुका है। एंड थर्ड पार्ट इज एडवाइज द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड। हाँ ये अच्छी बात है ना। सी अपना बीटा अपन कैलकुलेट करेंगे, जस्ट अ सेक, बीटा क्या आंसर आ रहा है। अपन कैलकुलेशन वाला पार्ट अवॉइड करते हैं, टाइम वेस्ट ना करें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, 1.40, ठीक है। तो अपन वापस आते हैं क्वेश्चन पे। वेयर इज द क्वेश्चन, राइट। तो अपना 1.40 आ रहा है, जो 1 से ज़्यादा है, रिस्की है। एंड सेकंड का भी आंसर अपना 1.40 है। एडवाइज द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ टू बी एक्वायर्ड। अपन कितने रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ खरीदें ताकि अपना टारगेट बीटा मीट हो जाए, यानी 0.95 हो जाए। अपने को क्या करना है, अपन शेयर बेचेंगे और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे। तो अपने को इसकी वैल्यू एज्यूम करनी होगी। सो व्हाट वी विल डू इज़ कि भाई अपना टारगेट बीटा इज़ इक्वल टू 0.95, current beta of the portfolio is equal to 1.40 and we need to acquire risk free securities। कितने की खरीदें। so let us assume कि risk free securities, अपना total portfolio 20,000 lakhs का है, राइट। तो अपन assume करते हैं कि यार x% अपन ने portfolio का इन्वेस्ट कर दिया रिस्क फ्री में। तो 0.95 should be equal to RF multiplied by x plus 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1.40। ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, अगर 40% रिस्क फ्री खरीद रहा हूँ तो 60% ये होगा ना। अपना बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज से निकलता है, ये अपने को पता है। वेट इंटू बीटा प्लस वेट इंटू बीटा, दिस इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का आंसर अपने को गिवन है कि 0.95 लेके आना है। अपना वेट क्या होगा, एक्स और 1 माइनस एक्स, राइट। और अपना बीटा क्या है, रिस्क फ्री का बीटा क्या होता है, 0, और अपना बीटा यहाँ पे गिवन है 1.40। तो अपन वेट इंटू बीटा प्लस वेट इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू वेटेड एवरेज। इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.32। 0.32 मतलब कि अपना 32% पोर्टफोलियो शुड बी इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़, यानी 20,000 लाख इंटू 32%, 2 32 कितना होता है, 6400 लाख शुड बी इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़, और बाकी बैलेंस अपना शेयर्स में ही रहेगा। तो अपन 6400 लाख के शेयर बेचेंगे और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे, ओके। अब अपने को गिवन है एडवाइज द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। देखो अपन अपन ने फर्स्ट स्टेप में वेट्स निकाले थे 0.3, 0.6, 0.1, उसकी रेशो में डिस्पोज ऑफ करेंगे। कितना डिस्पोज ऑफ करना है, 6400 लैक्स, क्योंकि इतने के रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ खरीदने ज़रूरी हैं ताकि अपना 0.95 बीटा है। तो 6400 लैक्स इंटू 0.3 पहला वाला शेयर, 6400 लैक्स इंटू 0.6, 6400 लैक्स इंटू 0.1 पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से अपन शेयर्स बेचेंगे। तो 6400 लाख रुपीज़ वहाँ से शेयर बेचने से पैसा आएगा, वो अपन रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करेंगे और अपना ओवरऑल रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, राइट। एंड एडवाइज द पोजीशन टू बी टेकन ऑन निफ्टी फ्यूचर्स एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी बॉट और सोल्ड, राइट। सबसे पहली चीज़ तो कि पोजीशन क्या लेनी है निफ्टी फ्यूचर में। देखो अपने को क्या टेंशन है, वेट आई विल टेल यू।
सी अपन ने शेयर खरीद रखे हैं, राइट। तो अपने को टेंशन है कि यार, और अपना बीटा आ रहा है 1.40 कि भाई अपने मार्केट में मूवमेंट होगा तो अपने शेयर्स में मूवमेंट 1.4 से होगा। तो अपने को डर किस बात का है कि यार देखो, डर लॉस का है। ऑब्वियसली लॉस कब होगा, जब शेयर्स की वैल्यू गिरेगी। और अपन हेज कैसे करते हैं, हेजिंग जब भी अपन पूरे एसएफएम के सिलेबस में करते हैं तो अपन ऐसी चीज़ करते हैं जिससे एक जो अपने पास हेजिंग में एग्जिस्टिंग एक्सपोजर होता है, राइट। तो अपने को अगर एग्जिस्टिंग एक्सपोजर में लॉस हो तो वो लॉस कंपेंसेट हो जाए। तो अपने को क्या चाहिए कि यार यहाँ पे गिरने से अपने को लॉस होगा, तो अपने को ऐसी पोजीशन लेनी है जिससे गिरने पे फ़ायदा हो, ताकि लॉस कंपेंसेट हो जाए। गिरने पे फ़ायदा कब होगा, अगर आप सेल करो। क्यों, अपन फ्यूचर सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ है, कल को 90 की हो गई, तो अगर आपने 100 में बेच दी तो 90 में ख़रीद लोगे तो 10 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा ना। तो अपन महंगा बेच के सस्ता खरीद लेंगे। इसी को तो हेजिंग बोलते हैं, कि अपना एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है उसको अपन काउंटर करने के लिए पोजीशन ले रहे हैं ताकि अपना रिस्क मिनिमाइज हो जाए, राइट। तो अपन फ्यूचर्स को, अपने को फ्यूचर सेल करना है, ये तो समझ आ गया। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, position is selling the futures and determine the number of nifty contracts to be bought or sold। अब निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट कितने खरीदने हैं अपने को, सबसे पहले तो देखना है कि अपने को कितना हेज करना है। सी, इसका फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको फॉर्मूला एक बार साइड में लिख देता हूँ, पर अपन उसके बिना ही लॉजिक से काम करेंगे। फॉर्मूला इज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस टारगेट बीटा, राइट, मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय फ्यूचर्स की एक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर। ठीक है, अपन कर क्या रहे हैं, देखो अपना आज की डेट में रिस्क कितना है, 1.40 अपना बीटा है। अपन चाहते हैं कि यार 0.95 हो जाए, यानी अपने को इतना रिस्क कवर करना है। 100 से 90 गिर रहा था तो अपने को 10 रुपये का रिस्क कवर करना था, यहाँ पे अपने को इतना रिस्क कवर करना है। रिस्क तो ये तो चलो सिर्फ बीटा हुआ, अपने तो पैसे लगे हुए हैं। पैसे कितने लगे हैं, 20,000 लाख। 20,000 लाख पे अपन चाहते हैं कि अपना 0.45 का रिस्क कम हो जाए, तो अपन उतने की पोजीशन लेंगे फ्यूचर्स में, राइट। तो ये अपनी वैल्यू हो गई कि अपन यार इतना मॉनेटरी रिस्क कवर करना चाहते हैं। ये अमाउंट, दिस इज़ द अमाउंट टू बी हेज्ड। हेज्ड कैसे कर रहे हैं, फ्यूचर्स के थ्रू। और एक फ्यूचर 8250 का है, हाँ 8250 का है, और मल्टीप्लाई 210 है। तो यार भाई एक अपन चाहते हैं कि ये अपनी वैल्यू है, दैट शुड बी हेल्ड। 0.45 इंटू 20,000 लाख शुड बी 9,000 लाख। तो अपन चाहते हैं 9,000 लाख अपना हेज होना चाहिए, लेकिन अपने को 8,250 इंटू 210 फ्यूचर्स का एक लॉट इतनी वैल्यू का मिल रहा है, तो कितने लॉट खरीदने चाहिए ये कैलकुलेट करना है। उसने ये तो पूछा नंबर ऑफ पोजीशन टू बी टेकन। पहली चीज़ तो ये कि पोजीशन क्या लेनी है, अपने को निफ्टी बेचनी है ताकि अपना फ्यूचर सेल करेंगे तो अपने को गिरने पे फ़ायदा हो, तो जो शेयर्स में लॉस होगा वो यहाँ पे कंपेंसेट हो जाएगा, ठीक है। और अपन चाहते हैं कि 9,000 लाख को अपन कंपेंसेट करें, तो अपने को इतने फ्यूचर्स खरीदने पड़ेंगे। कितने, जो भी इसका आंसर आएगा। ये तो एक लॉट हुआ, ऐसे कितने लॉट खरीदने हैं क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये तो कैलकुलेट करके आ जाएगा, वेरी सिंपल। हाँ जी, तो हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बोल रहा है कैलकुलेट द न्यू सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी हैज टेकन पोजीशन इन फ्यूचर्स। जैसे अपन ने डिसाइड किया कि अपने को बेचना है, एंड देयर इज अ 2% राइज इन निफ्टी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो बोलता है न्यू सिस्टमैटिक रिस्क पोर्टफोलियो का क्या है, यानी न्यू बीटा क्या है। न्यू बीटा कैसे कैलकुलेट होगा, चेंज इन बीटा क्या होता है, चेंज इन स्टॉक अपॉन चेंज इन मार्केट, राइट। तो अपने को कैलकुलेट करना है कि अपनी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितनी चेंज हुई। देखो मार्केट का चेंज तो 2% गिवन है, पोर्टफोलियो में कितना चेंज हुआ ये अपने को कैलकुलेट करना है, वो अपन अभी कैलकुलेट करते हैं। तो देखो भाई अपना क्या है, पहली चीज़ तो अपन ने हाँ पहले तो अपने को क्या गिवन है कि भाई निफ्टी 2% इंक्रीज़ हो गया, निफ्टी इंक्रीज बाय 2%। अपना बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो क्या है 1.40, 0.95 मत लिख लेना यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 0.95 तो तब होता है अगर अपन ने रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ खरीदे होते। ट्रेजरी मैनेजर ने 2 ऑप्शन दिए थे कि या तो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ खरीद लो या फिर ये कर लो, अपने फ्यूचर्स की पोजीशन ले लो। अपन ने फ्यूचर्स की पोजीशन ली है तो अपन ने हेजिंग तो कर ली, लेकिन बीटा इज स्टिल 1.40। अपना ये हो गया कि कल को यार शेयर्स गिरते हैं सॉरी कल को अपने शेयर्स गिरते हैं तो अपने को जो रिस्क अपना जो लॉस होगा वो लॉस कंपेंसेट हो जाएगा क्योंकि अपने फ्यूचर्स बेच रखे हैं। बट बीटा इज स्टिल 1.40, तो आंसर में बीटा 1.40 ही यूज़ करना है। सी, सो निफ्टी हैज चेंज बाय 2%, तो बीटा पोर्टफोलियो में कितना चेंज आएगा, पोर्टफोलियो में अपना चेंज आएगा 2.8% से इंक्रीज होगा अपना पोर्टफोलियो। अपना बीटा 1.4 है, मार्केट 1 से चेंज होगा तो अपन 1.4 से चेंज होंगे, तो मार्केट 2 से चेंज हो रहा है तो अपन 2.8 से चेंज होंगे। तो अपने को पोर्टफोलियो में फ़ायदा हो गया। फ़ायदा कितना हो गया, अपने पास शेयर कितने के हैं 20,000 लाख के, 2.8% अपना प्रॉफिट है, यानी 560 लाख अपना प्रॉफिट हो गया, राइट। और अपन ने फ्यूचर बेच रखे थे, फ्यूचर सेल किए हुए हैं, तो उसमें अपना क्या हो गया लॉस।
लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, अपन ने कितने कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, 519 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, वो कैलकुलेट करके 519 फिगर आ रहा है, राइट। और एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है, 8250 का सिंगल है और 210 का लॉट साइज है, राइट। तो 519 इंटू 8250 इंटू 210 ये अपनी टोटल वैल्यू आ जाएगी जितने के अपन ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रखे हैं। और अपने को इस पे लॉस कितना होगा, 2%। देखो मार्केट 2% से गिरा है, ये फ्यूचर है, इस पे 2% से ही मल्टीप्लाई होगा, 2.8 सिर्फ पोर्टफोलियो का बेटा है, राइट। तो 2% से अपना जो भी होगा ये अपना अमाउंट ऑफ लॉस आ जाएगा। इसको अपन रिड्यूस कर देंगे तो अपना आ जाएगा नेट प्रॉफिट, राइट। नेट प्रॉफिट यानी नेट चेंज इन द पोर्टफोलियो। पार्ट एफ में अपने से लास्ट पार्ट में पूछा क्या गया है कि कैलकुलेट द न्यू सिस्टमैटिक रिस्क, यानी न्यू बीटा कैलकुलेट करना है। यानी बीटा कैसे कैलकुलेट होता है, चेंज इन पोर्टफोलियो अपॉन चेंज इन मार्केट। तो अपना ये जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 20,000 लैक्स, क्योंकि अपनी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इंटू 100। तो अपने पास परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा कि भाई अपना क्या हुआ, क्या कहते हैं, मतलब कि अपना परसेंट टर्म्स में आ जाएगा कि अपना न्यू बीटा चेंज कितना परसेंट हुआ। लेट अस सपोज 1.90 है, शायद से यही आंसर है कि 1.90% अपना पोर्टफोलियो चेंज हुआ है, राइट। 1.90 से अपना पोर्टफोलियो चेंज हुआ है, मार्केट कितने से चेंज हुआ है, 2 से, तो अपना बीटा क्या आ गया, 0.95, राइट। सिंपल। हो सकता है फिगर अलग हो, मेरे को जितना याद आ रहा है मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी अपना क्या कॉन्सेप्ट यही है कि भाई अपने को बोला उसने कि चेंज न्यू बीटा निकालना है, तो अपन सबसे पहले निकालेंगे कि पोर्टफोलियो की वैल्यू चेंज कितने से हुई, अपनी जेब से कितना पैसा गया और कितना पैसा आया। तो अपना जो स्पॉट था उसने अपने को फ़ायदा दे दिया, और जो फ्यूचर अपन ने सेल किए थे हेज करने को उसने अपने को लॉस दे दिया। तो अपन ने प्रॉफिट माइनस लॉस किया, तो नेट में तो पॉजिटिव फिगर आ रहा है, और उसको अपन 20,000 लाख से डिवाइड करके अपने परसेंटेज टर्म्स में चेंज निकाल लेंगे, चेंज इन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, एंड चेंज इन पोर्टफोलियो अपॉन चेंज इन मार्केट इज इक्वल टू बीटा। तो वो अपन ने कैलकुलेट किया, तो अपना आंसर आ गया। आई थिंक यही लास्ट पार्ट था, हाँ। एंड मेक कैलकुलेशन इन रुपीज़ लैक्स एंड अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। ये वाली चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये अपन लाइन मिस कर जाते हैं। जैसे अपन ने भी, मैंने भी अभी रीड करते हुए लाइन रीड नहीं की, मतलब बोली नहीं, सॉल्व करते तो ऑब्वियसली ध्यान रखना होता है। तो ऐसे नोट वगैरह हमेशा ध्यान से देखना क्वेश्चन में, क्योंकि कोई ना कोई छोटी मोटी बात ऐसे ज़रूर लिखी होती है, और इस वजह से बेमतलब मार्क्स जाएंगे। कि आप 100 करोड़ लिख रहे हो या उसकी जगह 10,000 लैक्स लिखो, वो बेटर है ना, क्योंकि उसको रुपीज़ लैक्स चाहिए। जो एग्जामिनर बैठा है उसकी वो अपने आंसर शीट से मैच करेगा, वो वहाँ सॉल्यूशन नहीं चेक करता, वो ये देखता है कि आंसर शीट में जो गिवन है सजेस्टेड आंसर्स में, और बच्चे की जो आंसर शीट है उसमें कितनी सब कुछ मैच हो रहा है या नहीं। वहाँ पे एक जगह 10,000 दिख रहा है और एक जगह 100 दिख रहा है, तो वो तो इतना अब करने को सही कर देगा, बट गलत कर दे तो अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते। अपने को आंसर इन रुपीज़ लैक्स निकालना है, अपन उसी हिसाब से पूरा सॉल्व करेंगे, राइट। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 8, और इसके साथ डेरिवेटिव्स वाला पार्ट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अब फॉरेक्स का चैप्टर चालू हो चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं होती हैं बच्चों से। मैंने कई लोगों की एग्जाम कॉपीज़ देखी थी अभी नवंबर अटेम्प्ट की, एंड सब लोगों ने एक्सचेंज रेट कैलकुलेशन में गलती की है कहीं ना कहीं। एक जगह कहीं बिड आस्क में या स्पॉट में, फॉरवर्ड में, जो भी था, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, कई जगह गलती हो सकती है। इसके लिए मैं एक वीडियो भी लेके आऊँगा जिससे आप एक्सचेंज रेट एकदम परफेक्टली कैलकुलेट कर सकें। लेकिन अभी के लिए अपन एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। डूम लिमिटेड इज़ एन एक्सपोर्ट बिजनेस हाउस। एक्सपोर्ट, सबसे पहले क्या नोट करना है अपन ने कि भाई एक्सपोर्ट करता है, यानी गुड्स जाते हैं और पैसे आते हैं, यानी इसका फॉरेन करेंसी रिसीवेबल होगा। द कंपनी प्रिपेयर्स एन इनवॉइस इन कस्टमर्स करेंसी, ठीक है, यानी जो भी बाहर अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी करेंसी में अपन इनवॉइस कर रहे हैं, तभी तो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर खड़ा होगा अपना। एंड इट्स डेटर्स ऑफ कितना है, $48 48 लाख इज़ ड्यू ऑन 1 अप्रैल। 48 लाख के अपन पैसा मांगते हैं, 48 लाख डॉलर्स USA से मांगते हैं, ठीक है। एंड इन्फॉर्मेशन एज ऑन 1 जैन, अपने को पैसा मिलना है 1 अप्रैल को, 3 महीने का गैप है, ठीक है। और एक्सचेंज रेट गिवन है $, पर INR, ठीक है, डॉलर पर रुपी रेट गिवन है, ओके। एंड फ्यूचर्स गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 मंथ 3 मंथ 1 मंथ 3 मंथ। अपने लिए 1 मंथ रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि अपना 3 मंथ दूर है, तो अपन 3 मंथ ही देखेंगे, ठीक है। एंड इनिशियल मार्जिन फ्यूचर्स खरीदते तो मार्जिन लगता है अपना, तो वो दे रखा है कि 1 मंथ फ्यूचर पे ये लगेगा, 3 मंथ पे की, और इंटरेस्ट रेट क्यों गिवन है, मार्जिन जो पे करोगे वो मार्केट से पैसा उठाओगे तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल अपने 10 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, तो 32,500 इंटू 10, तो ये 3,25,000 का जो अमाउंट है, ये जो आप मार्केट से लोगे तो इस पर 9% इंटरेस्ट पे बोरो करोगे। अपन यही मानते हैं ना कि पैसा बोरो किया है, तभी तो इंटरेस्ट रेट गिवन है और उसकी रेलिवेंस है। तो 3,25,000 इंटू 9% इंटू 3/12, 3 महीने के लिए, रेट पर एनम है, ओके। 1 अप्रैल को स्पॉट रेट गिवन है एंड करेंसी फ्यूचर रेट भी गिवन है, ठीक है। रिकमेंड एज टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी द मोस्ट एडवांटेजेस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, आपने खुद ने हज़ारों बार किया होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर नो हेज।
ठीक है, फॉरवर्ड कवर, फ्यूचर कवर, नो कवर, तीनों में से कौन सा जो सबसे सस्ता होगा, जो सबसे महंगा होगा, क्या चीज़ करनी है अपने को? अपना क्या है? अपना है फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, अपना पैसा आने वाला है। तो अपन ये चाहते हैं कि फॉरेक्स का रिस्क हटे, तो होम करेंसी रिसीवेबल बने। ठीक है, तो होम करेंसी रिसीवेबल जितना ज़्यादा होगा, यानी जिस ऑल्टरनेटिव में सबसे ज़्यादा अमाउंट आ रहा होगा रुपीज़ का, वो अपने लिए बेस्ट है, क्योंकि अपना पैसा आने वाला है। ये अगर अपना एक्सपेंडिचर होता है, फॉर एग्जाम्पल अपन इम्पोर्टर होते, तो अपन देखते जिसमें लीस्ट कॉस्ट आएगी। फाइनल आंसर तो अपना रुपीज़ में आएगा, जो अपनी होम करेंसी है। अपन यही तो कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर को अपन होम करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं कि यार होम करेंसी में तो फॉरेक्स रिस्क है नहीं, अमाउंट वहीं के वहीं रहेगा। तो इसलिए अपना आंसर जो भी मैक्सिमम आएगा वो अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा अंडर फॉरवर्ड कवर और करेंसी का फ्यूचर कवर और नॉट नो कवर में। ठीक है, राउंड ऑफ कैलकुलेशन अप टू 0 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, नहीं करना, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं अपना रिसीवेबल है। फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज रिसीवेबल कितना है, $48 lakhs। ओके, ठीक है जी। अब अपना पहला ऑप्शन क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपन करें। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का करेंगे, 3 महीने का, क्योंकि 1 अप्रैल को पैसा आना है और आज 1 जान है। तो अपना रेट क्या रहेगा, इसमें बिड और आज रेट है ही नहीं, तो बहुत ईजी है, 0.013889, 0.013889। अब देखो ये क्या करेंसी क्या गिवन है, डॉलर पर रुपी। ये बेस करेंसी कौन सी है, रुपी, और यहाँ पे अपना अमाउंट क्या है, डॉलर्स में। तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई होता है जब सेम करेंसी होती है। तो 48 लाख डिवाइडेड बाय 0.013889, दिस विल बी इक्वल टू योर फॉरवर्ड कवर में जो अपना होम करेंसी रिसीवेबल है। ठीक है, होम करेंसी रिसीवेबल फॉरवर्ड कवर 1 लाइन में सॉल्व हो गया। ठीक है जी, ठीक है, जस्ट अ सेक। अब अपन देखते हैं कि अपने को फ्यूचर में क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन फ्यूचर का ही तो है। फ्यूचर में क्या करना है अपने को, कहाँ गया, सेकंड फ्यूचर ही पूछ रहा है ना, राइट। करेंसी फ्यूचर से अपने को रिस्क हेज करना है। अब देखो अपना क्या सीन है, अपना सीन ये है कि अपना रिसीवेबल है, तो अपने को किस चीज़ का डर है, अपने को इस चीज़ का डर है कि कल को डॉलर का रेट गिर ना जाए। देखो अपने को सामने वाला 48 लाख डॉलर देगा, उसने डॉलर में पे करना है, रुपी का क्या होता है वो अपन देखेंगे। पर कल को अगर डॉलर की वैल्यू गिर गई तो अपना कन्वर्ट करने पे जो अमाउंट आएगा वो कम आएगा। फॉर एग्जांपल आज की डेट में 80 है, कल को 70 हो गया, तो अपने को रुपीज़ कम मिलेंगे। तो अपने को डर है कि डॉलर की वैल्यू गिर ना जाए। हेजिंग में क्या करते हैं, जिस चीज़ का डर है उस चीज़ को अपने को प्रॉफिट लेना है उस चीज़ से। तो अपना डॉलर अगर गिरने का डर है तो अपन क्या करेंगे, डॉलर के फ्यूचर सेल करेंगे ताकि गिरने पे फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर्स गिवन है रुपीज़ के, डॉलर के फ्यूचर सेल करेंगे, इसका ऑपोजिट होगा रुपी के फ्यूचर बाय करेंगे। तो अपना क्या हो गया, फ्यूचर, पहली चीज़ तो ये कि अपने को फ्यूचर बाय करना है। ओके ओके, एप्लीकेबल रेट क्या रहेगा, ये वाला 3 मंथ का, 1 जन से 1 अप्रैल, 0.13881, नहीं 0.013 और अपना एक्सपोजर अभी भी उतना ही है 48 लाख। तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे कि रुपी टर्म्स में अपना कितना अमाउंट बैठता है। ठीक है, ओके, ये अपना एक अमाउंट आ जाएगा कि रुपी एक्सपोजर कितना है रुपी टर्म्स में। अपने को क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइज इतना है, कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 288,16368 सो वॉट एवर जो भी एक्स अमाउंट यहाँ पे अपना आएगा डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट साइज। एक कॉन्ट्रैक्ट इतने का है, इतना एक्सपोजर है, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना है, आंसर आ रहा है 12 कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मुझे पता है, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। ठीक है, 12 कॉन्ट्रैक्ट्स अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, अपना मार्जिन कितना लगेगा, 3 महीने बाद वाला मार्जिन लगेगा। ठीक है, क्योंकि 3 महीने वाला फ्यूचर लिया एंड इंटरेस्ट रेट भी 9% लगेगा। तो 32,500 इंटू 12, 3,25,000 प्लस 65,390 आई थिंक, जो भी वट भी अमाउंट। ठीक है, एंड अपने को क्या देखना है, हाँ अब अपन क्या करेंगे, अपने को चाहिए क्या, ये तो चलो हो गया कि अपन ने क्या क्या किया। अपने को ये चाहिए कि भाई आज से 3 महीने बाद हमारा कितना रुपी इनफ्लो होगा, राइट। तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहली चीज़ तो ये कि भाई अपना स्पॉट फ्यूचर रेट 1 अप्रैल को क्या है, 13,893 वेट मैं नीचे स्क्रॉल कर दूँ, 0.013893। ठीक है जी,
ये हो गया अपना रेट आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। तो इस पर कैंसिल होगा। आज की डेट में बाय किया तो सेल करोगे ना कल को, तो स्क्वायर ऑफ कहाँ होगी अपनी पोजीशन, स्क्वायर ऑफ होगी इस रेट पे। तो अपन इस पे बेचेंगे और अपन ने बाय किया है 881, यानी अपना प्रॉफिट हो गया 12, 4 जीरो आ गए, 0 पॉइंट, हाँ ठीक है, तो 0.40 एंड देन 112, ठीक है। ये प्रॉफिट हुआ अपने को एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे। अपन ने एंटर कितने किए, 12 कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है, 28816368, ठीक है। ये हुआ अपना प्रॉफिट, राइट। 3 महीने बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो एंटर किया था उसकी वजह से अपने को ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एंड वो एक्चुअली नीचे हो गया था इसलिए मैं वीडियो कट किया, क्योंकि आपको बॉटम राइट में दिख नहीं रहा होगा ना। तो हाँ, तो ये अपना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो गया कि इतना अपने को प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट होगा डॉलर टर्म्स में। ऐसा क्यों, रुपी में कोटेड फ्यूचर्स में प्रॉफिट या लॉस डॉलर में होगा, ये तो फॉरेक्स में सीखा ही है अपन ने। तो ये डॉलर अमाउंट आएगा। अपन इसको स्पॉट रुपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट अपने को गिवन है, 3 महीने बाद का स्पॉट रेट है 0.013894। तो जो भी अमाउंट आएगा डिवाइडेड बाय 0.013894, इससे अपना आ जाएगा स्पॉट। ये क्या है, ये अपना प्रॉफिट है, तो ये रिसीवेबल है, ओके। एंड अपना क्या कहते हैं, अपने को एक्चुअल में 48 लाख डॉलर भी मिलेंगे अपने, अपन उनको भी स्पॉट कन्वर्ट करेंगे 0.013894। तो इससे भी अपना एक अमाउंट आ जाएगा रुपी में, ऊपर एक अमाउंट आ गया रुपी में। ये प्रॉफिट है, ये ऐड होगा, ये रिसीवेबल है, ये भी पॉजिटिव फिगर होगा। और अपन ने जो स्टार्टिंग में मार्जिन जितना भी शायद 3,90,000 था, इनटू उसका इंटरेस्ट रेट क्या है 9% फॉर 3 मंथ्स, इंटू 9/100 मल्टीप्लाइड बाई 3/12। ये अपना इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ये लेस होगा। तो इससे अपना 3 महीने बाद का नेट इनफ्लो आ जाएगा कि भाई 3 महीने बाद नेट अपने को रुपीज़ में कितना मिलेगा, ओके। एंड थर्ड भी तो है, थर्ड इज नो कवर, सिंपल। नो कवर में क्या होगा, नो कवर में यही अमाउंट आएगा जो ऊपर निकाला है 48 लाख, और इसको अपन स्पॉट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये डॉलर है, और डिवाइड करेंगे क्योंकि रुपी बेस करेंसी है। 0.013894 जो भी अमाउंट आएगा वो होगा। अब ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2 और ऑल्टरनेटिव 3 को कंपेयर करेंगे, जिसमें भी रुपी इनफ्लो हाईएस्ट होगा वो वाला ऑल्टरनेटिव अपन चूज़ करेंगे, और ऐसे अपना हेज हो जाएगा। वेरी इजी। आपको फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कमज़ोर क्वेश्चन था ये तो भाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है। टेरिtorial ट्रिलियम, ठीक है, जो भी है, यूके कंपनी। सबसे पहले आप नोटिस किया करो फॉरेक्स के क्वेश्चन में कि कहाँ की कंपनी है, यूके कंपनी, यानी इसकी होम करेंसी होगी पाउंड। और जिस क्वेश्चन में अपने को वो नहीं दे रखा कि कौन सी कंट्री की है, तो उसमें अपन मानेंगे रुपी। लाइक लास्ट क्वेश्चन में अपन ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया था कि रुपी है। बाहर की कंपनी होती है तो उसका नाम दिया होता है, अपने को होम करेंसी पता होनी ज़रूरी है क्योंकि अपना माइंड सेट उसी हिसाब से बैठेगा। तो अभी क्या है, अपन यूके कंपनी यानी अपना होम करेंसी है पाउंड, is in the process of negotiating an order amounting to euro 5.5 million, amount 5.5 million euro है, with a large German retailer, ठीक है, जर्मनी के सामने है, on 6 months credit, ओके, 6 महीने का टाइम पीरियड है। If successful, this will be the first time for Terrio has exported goods into the highly competitive market। अपन कौन है, एक्सपोर्टर, गुड्स जाता है, पैसा आता है, यानी फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है अपने लिए, ओके। द Terrio is considering following 3 alternatives, अब 3 ऑल्टरनेटिव कंसिडर कर रहा है। Mr. Grant, marketing head, has suggested that in order to remove transaction risk, should invoice the German firm in sterling, pound sterling, UK की करेंसी है, using the current spot rate to calculate the invoice amount। वो क्या बोल रहा है कि यूरो में इन्वॉइस ना करो, यूरो में अपन बिल देंगे तो वो यूरो में पेमेंट करेगा, तो अपने को फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रहेगा कि वेरिएशन हुआ तो अपना लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। तो अपन क्या, वो कह रहा है कि यार तुम उसको बिल ही पाउंड में भेज दो कि वो तुम्हें पाउंड पेमेंट करेगा, और पाउंड तो फिक्स रहेंगे। लाइक अगर 1 लाख पाउंड डिसाइड हो गया तो कल को अपने लिए 1 लाख पाउंड ही रहेगा। बट अगर जैसे 5.5 मिलियन अगर ये यूरोस है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि अपने को एक्सचेंज करा के इसके बदले पाउंड्स लेने पड़ेंगे। अपनी होम करेंसी तो पाउंड्स है, तो वो बोल रहे हैं एक्सचेंज रिस्क हटाने के लिए उसको इन्वॉइस ही कर लो पाउंड स्टर्लिंग में, एवरेज टू कैलकुलेट द इन्वॉइस अमाउंट, ठीक है भाई। Mr. John C. is doubtful about Mr. Grant's proposal and suggested an alternative, invoicing the German firm in pound। वो बोल रहा है इन्वॉइस तो पाउंड में ही करो, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके हेजिंग कर लो, ठीक है। तीसरा बंदा CFO बोल रहा है कि भाई मिस्टर जॉन ने सही बात बोली कि उसको इन्वॉइस तो यूरो में करो, कि 5.5 मिलियन यूरो का ही बिल बनाओ, ठीक है। बट ही इज़ ऑफ द ओपिनियन, अच्छा मिस है, शी इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट
दिस इज शुड यूज सफिशिएंट 6 मंथ स्टर्लिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एक बोल रहा है बिलिंग करो अपने पाउंड में, दूसरा बोल रहा है बिलिंग करो यूरो में लेकिन फॉरवर्ड से हेज करो, तीसरा बोल रहा है बिलिंग करो यूरो में लेकिन फ्यूचर से हेज करो। ठीक है, डेटा क्या क्या अवेलेबल है। स्पॉट रेट गिवन है अपने को, स्पॉट रेट गिवन है यूरो पर पाउंड, बेस करेंसी पाउंड है। 6 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट 0.6 0.55, देखो उल्टे दिए यानी माइनस होंगे, ये चीज़ तो याद है ना। स्वैप पॉइंट्स अगर अपने को उल्टे दिए हो तो अपन माइनस करते हैं, और माइनस होते हैं आखिर, माइनस या प्लस होते हैं बिल्कुल आखिरी वाले डेसिमल प्लेसेस पे। लाइक ये 80 में से 60 लेसोगे 20 होगा तो 1.1920, और दूसरा होगा 90 माइनस 55 1.1935 यूरो पर पाउंड। 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंटली ट्रेडिंग एट, उसका प्राइस दे रखा है। ठीक है, 6 मंथ फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइज दे रखा है। ठीक है, एंड आफ्टर 6 मंथ स्पॉट रेट और फ्यूचर रेट होगा अपना, ये स्पॉट और फ्यूचर दोनों सेम होंगे, वो भी दे रखा है। क्या करना है, एडवाइस द ऑल्टरनेटिव यू कंसिडर टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपन वही करेंगे, तीनों क्वेश्चंस में, तीनों ऑल्टरनेटिव्स में अपन कैलकुलेट करेंगे कि अपना होम करेंसी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। अपन ने गुड्स एक्सपोर्ट किए, अपना पेमेंट आना है, तो अपन चाहते हैं जिस भी ऑल्टरनेटिव में होम करेंसी रिसीवेबल सबसे ज़्यादा आए, फाइनल आंसर वो अपने लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ओके, ठीक है। एंड पहला ऑल्टरनेटिव क्या है कि भाई अपना इनवॉइस ही करो उसको पाउंड में, तो अपना बिल अमाउंट क्या है 5.5 मिलियन यूरोज़। एक्सचेंज रेट क्या है यूरो पर पाउंड, यानी डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहली चीज़ तो ये। अब यूज़ कौन सा रेट होगा, देखो अपन पहले एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि देखो अपना क्या है 5.5 मिलियन यूरो मिलेगा। यूरो मिलेगा तो अपन बैंक के पास जाके क्या करेंगे, अपन बैंक को यूरो बेचेंगे और पाउंड खरीदेंगे, राइट। तो अपन पाउंड खरीदेंगे तो अपने लिए कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, राइट वाला। पाउंड है बेस करेंसी, 80-90 अपने लिए एप्लीकेबल रेट होगा ये वाला। ठीक है, तो अपन स्पॉट आज की बात कर रहे हैं, तो आज का स्पॉट रेट ये है, तो 5.5 मिलियन यूरोस डिवाइडेड बाय 1.1990 ये वाले से अपना फर्स्ट ऑल्टरनेटिव का होम करेंसी इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है कि भाई अपना इनवॉइस तो पाउंड में ही हो, ठीक है, एंड अपने को फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करना है। अपना रेट क्या आया था 20 एंड 35, अपने लिए एप्लीकेबल रेट कौन सा है, राइट हैंड साइड वाला। बार बार एक ही मेहनत मत करो, लॉजिक लगाओ। आपने पहली बार लॉजिक लगाया, बहुत अच्छी बात है, अब आपको समझ आ गया कि राइट वाला रेट एप्लीकेबल है, तो यहाँ भी तो राइट वाला रेट ही एप्लीकेबल होगा। सिंपल, कई जगह मेहनत बचानी भी चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाने से हर जगह टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहते हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होगा 1.1935 पे, तो 5.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.1935, जो भी अमाउंट आएगा वो आ जाएगा अपना यहाँ का पाउंड इक्विवेलेंट, होम करेंसी का इक्विवेलेंट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑल्टरनेटिव है कि भाई इनवॉइसिंग तो अपनी यूरो में ही होगी और अपने को सॉरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना है। ठीक है, तो अपन पहले कैलकुलेट करते हैं कि भाई अपना इक्विवेलेंट अमाउंट कितना है, उसके बाद देखेंगे ना, क्योंकि फ्यूचर अपने को पाउंड में गिवन है, यहाँ होगी गलती पेपर में, ये है यूरो, ये है पाउंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अपन ये बात कर रहे थे कि भाई 5.5 मिलियन अपना यूरोज़ में गिवन है और अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिया है पाउंड में, तो अपन पहले इस यूरो एक्सपोजर को पाउंड एक्सपोजर में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द फ्यूचर रेट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, जो एक्सपोजर आएगा डिवाइडेड बाय 70,500, तो इससे आ जाएगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी एंटर्ड। ठीक है, और क्या कहते हैं, अब 6 मंथ्स बाद अपना स्पॉट और फ्यूचर रेट क्या है, ये गिवन है। ये किस काम का है भाई, अपन ने जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज एंटर किया उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे फ्यूचर में, तो उसके लिए रेट चाहिए अपने को। ठीक है, अब रेट क्या है, अपन ने फ्यूचर में पोजीशन क्या ली, बाय या सेल, ये तो अपन ने डिस्कस ही नहीं किया। ध्यान से सोचिए, मैं बताता हूँ। 5.5 मिलियन अपना यूरो रिसीवेबल है, अपने को डर किस बात का है, अपने को डर है कि यार यूरो की वैल्यू गिर ना जाए। यूरो की वैल्यू गिरी तो अपने को कम पैसा मिलेगा कन्वर्ट करने पे, तो अपन चाहते हैं कि अपन ऐसा हेज करें, ऐसे फ्यूचर में पोजीशन लें जिससे कि यूरो गिरने पे अपने को फ़ायदा हो। गिरने पे फ़ायदा तभी होता है जब आप सेल करते हो आज और बाय करते हो लेटर, तो अपने को यूरो फ्यूचर सेल करने हैं, लेकिन ये पाउंड फ्यूचर है तो अपन बाय करेंगे। अपन ने बाय किए एंड जितने भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो किए, एंड 6 मंथ्स बाद अपनी क्या सिचुएशन है, 6 मंथ्स बाद अपने पास 5.5 मिलियन यूरोज आए, राइट, ये अपने को रिसीव हो गए एंड अपना यहाँ पे लॉस हो गया, दिख रहा है ना यार, अपन ने बाय किया और सस्ते में सेल कर रहे हैं, इस पोजीशन पे सेल करेंगे तो अपना लॉस आएगा। लॉस किस में आएगा, लॉस आएगा यूरो में। मैंने आपको बताया ना, अगर पाउंड फ्यूचर है तो उसका लॉस आएगा यूरो में, तो 5.5 मिलियन यूरो रिसीवेबल और यहाँ का लॉस भी यूरो में,
तो रिसीवेबल में से लॉस लेस होगा तो नेट रिसीवेबल आ जाएगा, लेकिन ये तो यूरो है, अपने को क्या चाहिए पाउंड, तो अपन इसको कन्वर्ट कर देंगे स्पॉट रेट में, तो जो भी अमाउंट है डिवाइडेड बाय 1.1873, इससे अपने आ जाएगा पाउंड रिसीवेबल आफ्टर 6 मंथ्स। अब ऑल्टरनेटिव 1, 2 और 3 तीनों को कन्वर्ट करेंगे, जिसमें भी हाईएस्ट अमाउंट होगा, क्योंकि रिसीवेबल है अभी, जो भी हाईएस्ट आंसर आ रहा होगा वो अपने लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव वो है। सेकंड, इंटरप्रेट द प्रपोजल ऑफ मिस्टर ग्रांट फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मिस्टर ग्रांट कौन है? मिस्टर ग्रांट पहले वाले हैं जिन्होंने बोला कि स्टर्लिंग में इन्वॉइस करो। अच्छी बात है कि तुम पाउंड में इन्वॉइस करना चाहते हो, पर मार्केट ऐसे नहीं चलता, बायर इज किंग वाली चीज़ है मार्केट में, आपको सामने वाले के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। नॉन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है तो ऑलमोस्ट 100% चांस है कि सामने वाली फर्म कभी अग्री ही नहीं करेगी कि वो क्यों करे अग्री, जो आज आपके ऊपर रिस्क है, अगर वो अग्री कर जाता है कि वो पाउंड में पेमेंट करेगा तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क उसके ऊपर आ गया, वो माल ही नहीं खरीदेगा, वो बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे बंदे से ले लूँगा जो मुझे जर्मनी के करेंसी में इन्वॉइस कर रहे हैं, कि मेरे ऊपर फॉरेक्स से कोई रिस्क नहीं आना चाहिए। ऑल्सो इसके अंदर लिखा है कि हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और क्या कहते हैं फर्स्ट टाइम कुछ था ना, हाँ दिस विल दी फर्स्ट टाइम कि इसने एक्सपोर्ट किया है, तो ये भी नहीं कि आपके लॉन्ग टर्म रिलेशन तो सामने वाले से, आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हो और आप ऐसी कंडीशन लगाओगे तो आपका माल नहीं बिकेगा, इसलिए ये प्रपोजल बिल्कुल इनवैलिड है, ये एक्चुअल में अप्रूव हो ही नहीं सकता, सामने वाली पार्टी कभी अग्री नहीं करेगी, ठीक है। कैलकुलेट, ठीक है, दिस सिंपल, ओके। तो ये फॉरेक्स वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए अपने। हाँ जी, तो चलिए अपन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। राइट लिमिटेड हैज़ प्रपोज टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस फॉर विच इट रिक्वायर्स फंड्स ऑफ $30 मिलियन, ठीक है, उसको $30 मिलियन की रिक्वायरमेंट है। नेट ऑफ इशू एक्सपेंसेस विच अमाउंट टू 4% ऑफ द इशू साइज, जितना अमाउंट इशू करोगे उसका 4% इशू एक्सपेंस लगेगा, और उसके बाद अपने को 30 मिलियन चाहिए, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट जो है $30 मिलियन की, ये एक्चुअल में कितना है, 96% है। क्यों? क्योंकि जितना भी अमाउंट इशू करोगे, 100 अगर इशू किया तो उसमें से 4 हटेगा, तो उसके बाद 96 की नेट प्रोसीड्स बचेंगी, और अपने को प्रोसीड्स चाहिए 30 मिलियन की, तो 30 मिलियन अपॉन 0.96 या फिर डिवाइड बाई 96% करेंगे तो इक्वल टू $31.25 मिलियन आ जाएगा अपना अमाउंट। ये तो इशू साइज़ हो गया अपना, ठीक है, इशू साइज़। इट प्रपोज टू रेज द फंड्स टू अ GDR इशू, ठीक है, GDR इशू, GDR क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। मतलब क्या होता है? मतलब यार जैसे अपन इंडिया में इन्फोसिस है, इंडिया के शेयर मार्केट पर उसके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, राइट, तो वो चाहता है कि मेरे को USA से भी पैसा उठाना है, तो USA के स्टॉक एक्सचेंज पर डायरेक्टली इंडिया की कंपनी तो लिस्ट हो नहीं सकती, तो अपनी इन्फोसिस इंडियन बैंक के पास जाएगी, और इंडियन बैंक USA के बैंक से बात करेगा कि हम आपके पास शेयर एज अ गिरवी रखवा रहे हैं, और आप अपने वहाँ पे GDR इशू करो। GDR इज़ अ बैंक सर्टिफिकेट दैट इज़ फ्रीली ट्रेडेबल इन द मार्केट। तो USA में फिर इन्फोसिस के जो GDR बिकेंगे वो एक्चुअल में बैंक सर्टिफिकेट होंगे, जिनके पीछे गारंटी होगी इंडियन बैंक की और इसकी इन्फोसिस की, कि भाई तुम इतने इतने GDR इशू करो, इसके लिए हम लोग इतने इतने शेयर गिरवी रखवा रहे हैं, इनको अंडरलाइन शेयर्स बोला जाता है, ठीक है। तो अपन इसके थ्रू फंड्स रेज करना चाहते हैं, ठीक है, और इट कंसिडर्स द फॉलोइंग फैक्टर्स इन प्राइसिंग द इशू, कि भाई इशू की प्राइसिंग कैसे की जाए, वो फैक्टर क्या क्या होंगे वो देख रहे हैं अपन। पहला है एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 300, इंडिया में शेयर 300 रुपये का बिक रहा है और फेस वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है, और 4 शेयर्स अंडरलाई ई GDR, मैंने बताया ना GDR के पीछे अंडरलाइन शेयर्स होते हैं जो गिरवी रखवाए जाते हैं, तो एक GDR के लिए 4 शेयर रखवाए जा रहे हैं, और एक शेयर की वैल्यू है 300 रुपये, राइट, ठीक है। और अगला पॉइंट है अंडरलाइन शेयर्स आर प्राइस्ड एट 20% डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस। देखो 300 रुपये में तो मार्केट में बिकता है, पर अगर आप उसे एज अ अंडरलाइन रखवाते हो तो आपको 20% डिस्काउंट पे ही आप उसको वैल्यू कर सकते हो, ठीक है जी। तो 300 की जगह 300 का 20% हो गया 60, 240 पे वैल्यू होगा एक शेयर, ओके। एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट है 70 पर डॉलर, ठीक है, और you are required to compute the number of GDRs to be issued and the cost of GDR to Wright Limited. If 20% dividend rate है is expected to be paid with a growth rate of 20%. चलो ठीक है, पहली चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ GDRs to be issued। नंबर ऑफ GDR कैसे कैलकुलेट होंगे, टोटल इशू साइज डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ 1 GDR, कि यार टोटल कितना पैसा अपन ला रहे हैं मार्केट से उठा रहे हैं, कितना लग रहा है अपना, और एक GDR कितने का है, तो उससे अपने नंबर ऑफ GDRs आ जाएंगे। तो अपन ने इशू साइज तो निकाल लिया 31.25, 30 मिलियन का 0.96 से डिवाइड करके। अब अपने को निकालना है कि एक GDR की प्राइस क्या होगी, तो अपने को गिवन है कि एक GDR में 4 शेयर है और एक शेयर है 300 रुपये का, और इनका वैल्यूएशन 20% डिस्काउंट पे होगा, तो अपना वैल्यू ऑफ 1
GDR इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाय 80%, क्योंकि 20% डिस्काउंट पे, मल्टीप्लाइड बाय 4, 240 960, ये रुपीज़ है। अपन रुपीज़ में कैलकुलेट कर रहे हैं, 300 रुपये डोमेस्टिक शेयर की वैल्यू है, तो अपन ने रुपीज़ में निकाला है। लेकिन GDR की लिस्टिंग किस में होगी? डॉलर में, राइट। और अपना इश्यू साइज भी अपन ने डॉलर में निकाला हुआ है, तो इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे इन डॉलर। GDR इन डॉलर इक्वल टू 960 डिवाइडेड बाय अपना एक्सचेंज रेट 70 है। हाँ, एक्सचेंज रेट 70 पर डॉलर, 960 रुपीज़ 70 रुपीज़ पर डॉलर इक्वल टू 7 इंटू 13 पॉइंट समथिंग डॉलर आएगा, वट एवर। ठीक है, अपन कैलकुलेशन देख लेंगे, वो इग्नोर करते हैं। $13 के करीब एक GDR आ रहा है, ठीक है। एंड फिर अपने को क्या करना है? नंबर ऑफ GDRs टू बी इशूड, तो कितने GDR इशू होंगे? 31.25 मिलियन डिवाइडेड बाय 13 पॉइंट वट एवर जो आ रहा है मिलियन। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इससे अपना आंसर आ जाएगा कि इतने इतने मिलियन GDRs इशू होने हैं। सिंपल, नथिंग। And the second part is cost of GDR to the right limited if 20% dividend is expected to be paid with a growth rate of 20%। अपने को निकालना है कॉस्ट ऑफ GDR, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल है? इक्विटी। तो अपन इसको क्या करेंगे? RE या KE बोलेंगे अपन इसको, ठीक है। तो अपना क्या फॉर्मूला होता है? अपना नॉर्मली फॉर्मूला होता है P0 इक्वल टू D1 अपॉन RE माइनस G। आप RE को KE भी लिख सकते हैं, KE है ये। तो अपने को प्राइस, अपन ने वैल्यू निकाली एक GDR की, ये अपनी 960 रुपये तो इशू प्राइस है। तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपन ने वहाँ पे क्या किया था? 30 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.96। यहाँ पे भी करेंगे 960 डिवाइडेड बाय 0.96, राइट? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 960 अपने 30 मिलियन अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, तो अपने को नेट ऑफ प्रोसीड्स 30 मिलियन चाहिए थे। 960 तो अपना इशू प्राइस है, तो 960 का खुद 96% होगा। आप समझ पा रहे हो? डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनल अमाउंट है। अपन ये नहीं बोल रहे कि 960 96% है ना, कि मतलब 960 अपना नेट प्रोसीड है आफ्टर डिडक्टिंग 4%। 960 इज़ द इशू प्राइस, 4% है इशू प्राइस के एक्सपेंसेस। तो अपन इसमें से ये लेस कर देंगे, तो जो भी 960 इंटू 96 क्या अमाउंट आएगा? 1 सेक, मैं आपको आंसर ही दिखा देता हूँ। मैं कैलकुलेशन अवॉइड करना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी ख़त्म करा रहा हूँ। 960 इंटू 0.96 विल बी 921.60, ठीक है। सो दिस विल बी 921.60। ये हो गया अपना प्राइस आज की डेट में एक GDR का, ठीक है। और अपना डिविडेंड क्या है? डिविडेंड के लिए वो बोल रहा है, जस्ट अ सेक, डिविडेंड उसने क्या कहा है कि डिविडेंड इज 20%। 20% डिविडेंड किस पे निकलता है? डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। शेयर की फेस वैल्यू गिवन है 10 रुपीज़ ईच, ठीक है। और अपना डिविडेंड है 20%, यानी कि 2 रुपीज़। तो अपना डिविडेंड क्या हो गया? 2 रुपीज़। लेकिन 2 रुपीज़ तो सिंगल शेयर का है, अपने GDR में तो 4 शेयर लगे, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 हो गया अपना D1। तो अपना 921.60, वेट मैं नीचे ही ले लेता हूँ इसको, यहाँ पर तो आपको दिख नहीं रहा होगा। So 921.60 should be equal to D1. D1 is 8 अपॉन RE यानी KE जो अपने को कैलकुलेट करना है, माइनस G क्या होता है? G इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट अपने को गिवन है क्या? ये भी 20% है, माइनस 0.20। सिंपल। P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ सीधा, कैलकुलेट करने में क्यों टाइम वेस्ट करना। कैलकुलेशन तो सिंपल है, देखो कैलकुलेटर पे जो मैं करूँगा वही चीज़ आप भी करोगे। तो अपन वो नहीं, अपन ये करते हैं जो अपने लिए काम की चीज़ है। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 अपॉन 921.6 प्लस 0.0 यानी 20.87% अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। प्रीटी इजी। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ई स्पेसेस PLC इज अ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेलर, ओके, एंड द बिजनेस ऑफ द फर्म इज हाईली सीजनल इन नेचर, ठीक है। इन 6 months ऑफ अ ईयर फर्म हैज़ अ ह्यूज कैश डिपॉजिट एंड स्पेशली नियर क्रिसमस टाइम एंड अदर 6 months फर्म हैज़ कैश क्रंच, मतलब कैश क्रंच, सॉरी। इसका मतलब है कि 6 महीने कंपनी के पास बहुत पैसा होता है और 6 महीने कंपनी के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, ठीक है। जब सीजन होता है तब कमाई होती है, वरना नहीं होती। लीडिंग टू बोरोइंग ऑफ मनी टू कवर अप इट एक्सपोजर फॉर रनिंग द बिजनेस, ठीक है। तो 6 महीने इतना बुरा हाल होता है कि अपने को मनी बोरो करना पड़ता है अपने बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, ठीक है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द फर्म शैल बोरो अ सम ऑफ 25 मिलियन
पाउंड्स ओके फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ स्लैक सीजन इन अबाउट 3 मंथ्स। ठीक है, स्लैक सीजन क्या हुआ? स्लैक सीजन हुआ जब अपना काम बढ़िया नहीं चल रहा, यानी 6 महीने। 6 महीने के लिए अपन बोरो करेंगे 3 महीने में। FRA की फील आ रही है सुन के? 25 मिलियन पाउंड्स अपना अमाउंट है एंड 3 महीने बाद 6 महीने के लिए अपने को पैसा बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो फर्म का बैंक है उसने ये कोटेशन दी है FRA के। स्पॉट ये है, 3x6 FRA ये है और 3x9 FRA ये है। अपने को 3 महीने बाद 6 महीने का FRA चाहिए तो 3x9 FRA हुआ अपने लिए एप्लीकेबल, राइट? FRA में अपना वही नंबर लिखते हैं ना, लाइक 3x6 FRA इज 3 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के लिए, 3x9 FRA इज 3 मंथ्स बाद 6 मंथ्स के लिए, और यही तो अपन चाहते हैं। 5.64 5.94 अपने को क्या करना है? अपने को बोरो करना है, यानी पैसा लेना है, यानी अपन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। वो इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देगा बैंक की, 5.64 पे इन्वेस्ट कर लो और 5.94 पे आप बोरो कर सकते हो। तो अपने लिए एप्लीकेबल रेट हो गया 5.94% फॉर FRA फॉर 25 मिलियन पाउंड्स फॉर 6 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स। ये है सीन, ठीक है। 3 month 50,000 pound future contract maturing in a period of 3 months is quoted at 94.15 ओके। तो अब 3 महीने बाद जो अपना फ्यूचर्स है, अपने को FRA दे दिया, फ्यूचर की डिटेल्स दी है, लेकिन फ्यूचर 3 महीने में एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, और अपने 3 मंथ बाद का फ्यूचर है, राइट? एंड इसकी प्राइस दे रखी 94.15 ओके। अपन देखते क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है अपने से। Advise the position to be taken in the future market by the firm to hedge its interest rate risk। अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? सबसे पहले तो ये समझो। देखो भाई, अपन ने क्या करना है? अपन ने पैसा बोरो करना है, राइट? अपने को क्या टेंशन है कि यार कल को इंटरेस्ट अपन इस पे बोरो कर ले और इंटरेस्ट रेट गिर जाए, तो इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा तो अपने लिए तो नुकसान वाली बात है ना कि यार अपन ने भारी बड़े अमाउंट पे बोरो कर लिया, बड़े इंटरेस्ट रेट पे। तो अपन चाहते हैं कि कल को इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो अपने को फ़ायदा हो, और गिरने पे फ़ायदा तभी होता है जब आप आज कोई चीज़ बेचो। आप आज सेल करोगे हाई प्राइस पे एंड कल को फ्यूचर में बाय करोगे एट अ लोअर प्राइस, तभी तो प्रॉफिट होगा। दिस इज़ हेजिंग। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि हेजिंग में अपन ऐसी पोजीशन लेते हैं जिससे अभी जो नुकसान होने वाला हो उसकी बजाय जो अपने को लॉस होना है एक्चुअल में वो कंपेंसेट हो जाए दूसरी जगह से, राइट? अपने को क्या टेंशन है? देखो यार, अपन ने FRA कर लिया, कल को क्या होगा? अपने को इस अमाउंट पे बोरो करना पड़ेगा। 25 मिलियन की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी अपने को। अपन गैम्बलिंग तो कर नहीं रहे, अपनी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, तो अपने को इतना बड़ा अमाउंट बोरो करना पड़ेगा एट 5.94%, और हो सकता है इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो अपने लिए नुकसान हो जाएगा कि अपन ने FRA में क्यों एंटर किया। तो इस पॉसिबिलिटी को अपन रोकने के लिए अपन फ्यूचर्स पोजिशन लेंगे सो दैट वी कैन काउंटर द रिस्क। ओके, तो अब अपने को क्या समझ आया कि अपने को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचने हैं। ओके, advise the position to be taken in future market। position क्या हुई? future contract sell to hedge its interest rate risk and demonstrate how 3 months future contract shall be useful for the firm if later interest rate turns out to be 4.5% and 6.5%। ठीक है, अब देखो पहली चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि अपने को फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी 6 मंथ्स के लिए, और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अपने को दे रखा है 3 मंथ्स का, यानी अपने को 2 बार बोरो करना पड़ेगा, यानी अपने को डबल कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना पड़ेगा। कितने फ्यूचर पोजीशन लेनी है अपने को, ये कैसे डिसाइड होगा? 25 मिलियन डिवाइडेड बाय व्हाट, 50,000 से अपना लॉट साइज आएगा, राइट? 50,000 एक लॉट है, तो कितने लॉट्स अपने को बोरो करने पड़ेंगे, ये अपने को कितने लॉट्स में सॉरी कितने लॉट्स अपने को लेने पड़ेंगे ये अपने को पता चल जाएगा 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000 से। लेकिन अपने को उसके डबल लेने पड़ेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ 3 मंथ के फ्यूचर है, तो इंटू 2 कर देंगे जो भी अमाउंट आएगा, राइट? तो 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000 इज 500, 502 इज 1000, इंटू 2 इज 1000, तो 1000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपने को सेल करने हैं। ये अपना है पोजीशन टू बी टेकन इन द फ्यूचर्स मार्केट। ओके, अब अपने को गिवन है कि भाई बाद में इंटरेस्ट रेट 4.5 हो जाता है या 6.5 हो जाता है, एक केस में कम हो रहा है, एक केस में ज़्यादा हो रहा है। तो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे? वेरी सिंपल, मैं ओरली समझा सकता हूँ, इतना ईजी है, आप खुद ओरली सॉल्व कर लोगे, इतना ईजी है। देखो अपन ने पोजीशन क्या ली है? 1000 फ्यूचर सेल, राइट? कल को 4.5% हो गया तो क्या सिचुएशन है? सिचुएशन पहली चीज़ तो ये कि अपने को देखो 4.5% पे बोरो करना होगा 25 मिलियन, राइट? तो अपन उसके हिसाब से अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल लेंगे। 25 मिलियन इंटू 4.5% इंटू 6/12, 6 महीने के लिए कर रहे हैं, तो ये अपना इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा। दूसरी साइड 25 मिलियन इंटू 6.5% इंटू 6/12 अपना इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अब जब अपना इंटरेस्ट रेट गिरा है तो अपने को प्रॉफिट होगा, राइट? तो जो अपने को प्रॉफिट, एक साइड प्रॉफिट होगा, एक साइड लॉस होगा, तो अपना जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अपन ने निकाला है उसमें या तो ऐड होगा, अगर लॉस है तो ऐड होगा क्योंकि अपनी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और अगर अपना प्रॉफिट है तो लेस होगा। और बढ़िया बात यह है कि दोनों केसेस में अपना आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब आंसर पढ़ के देखना, दोनों साइड सेम आ रहा होगा,
वट एवर बी द परसेंटेज, मेरे को वो नहीं याद कि क्या परसेंट कॉस्ट पड़ रही है, पर अपने लिए आंसर सेम आएगा क्योंकि अपन ने पोजीशन सेट कर ली ना, अपन ने प्राइस डिसाइड करके पूरा कुछ सेट कर लिया, तो अपना बेसिकली एक्सपोजर उतना ही रहेगा जितना अपना फ़ायदा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है, जितना उतना ही अपने को नुकसान होगा अपने एक्चुअल में बोरो करने में। अपन यही तो कर रहे हैं कि यार आज की डेट में अपन क्या चाहते हैं कि यार कल को इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, तो जितना गिरे उतना फ़ायदा हो जाए, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। एक जगह कॉस्ट बढ़ रही है तो दूसरी जगह प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह कॉस्ट कम हो रही है तो दूसरी जगह लॉस हो रहा है, तो बेसिकली अपना कॉस्ट सेम रहेगा दोनों जगह। अपन आंसर देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ना, नो विच क्वेश्चन इज 11, सॉरी क्वेश्चन 11 अमाउंट ऑफ बोरिंग क्या कर रही है 1000, अपना भी 1000 कॉन्ट्रैक्ट आया था राइट, 500 इंटू 2 किया था अपन, इंटू 2 हो रहा है, इन्होंने 6/3 किया, मतलब 6 महीने के लिए चाहिए लेकिन है 3 महीने का, तो डबल हो गए बेस, अपन ने भी वही चीज़ की है राइट। एंड द फाइनल आउटकम इन द 4.5 हो गया, 6.5 हो गया, सेल, अपन ने पहले सेल किया तो अपने को आगे बाय करना पड़ेगा राइट। एंड 4.5 से ये 6.5 ठीक है, लॉस गेन अपन ने कैलकुलेट कर लिया सिंपल, एंड उतना ही लॉस गेन अपन ने कैलकुलेट 50,000 का एक लॉट है, अपन ने 1000 लॉट लिए हैं, अपने को लॉस गेन हो रहा है 1.35 का इंटू 3/12। एक्चुअल में लॉस हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन ने क्या कहते हैं बाय सेल कम में किया था और बाय हाई पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट गिर गया इसलिए राइट। एंड क्या कहते हैं अपना यहाँ से अमाउंट आ गया, अमाउंट पेबल, एंड अपना इंटरेस्ट ऑन 6 मंथ्स 50 मिलियन, अब उस अमाउंट पे अपन निकाल लेंगे 25 मिलियन इंटू 4.5, ठीक है सिंपल। अपना ये कॉस्ट आ गया, ये कॉस्ट आ गया, तो अपना टोटल ये आ गया। अब यहाँ पे अपना ये आ गया 6.5, अपना इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज हो गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लेकिन अपने को वहाँ से फ़ायदा हो गया, तो अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिट। ले दे के टोटल यहाँ भी यही आ रहा है, यहाँ भी यही आ रहा है, तो अपना फर्म ने लॉक इन कर लिया इंटरेस्ट रेट दिस इंटू 100 वट एवर 5.85% पे अपना लॉक इन हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो वहाँ क्या चाहता है अपने से। Second part, evaluate whether the interest cost to eSpace PLC shall be less had it adopted the route of FRA। ठीक है, अभी तक अपन ने सारी कैलकुलेशन फ्यूचर की FRA की तो की नहीं, तो अब अपने को इंटरेस्ट कॉस्ट कंपेयर करनी है कि वहाँ पे या यहाँ पे कौन सा अपने को सस्ता पड़ रहा है। अब एक्चुअल में आप देखोगे ना तो आपको FRA सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अपन ने फ्यूचर की कॉस्ट निकाल ली, अपने को कॉस्ट क्या पड़ रही है 5.85, आई थिंक 5.85 आंसर आ रहा है अपना, तो अपनी 5.85% कॉस्ट आ रही है इन फ्यूचर्स। ओके, एंड अपन ने FRA की कॉस्ट ऑलरेडी निकाली थी 5.94%, तो 5.94 अपने को महंगा हुआ, तो अपने को FRA एडवाइजेबल नहीं है। क्या पूछ रहा है, इवैल्यूएट वेदर इंटरेस्ट शैल बी लेस हैड इट अडॉप्टेड द रूट ऑफ FRA। नो, it will be less when it adopts the route of future contract instead of FRA। okay, ignore time value of money in settlement amount of future। हाँ वो ठीक है, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ जी, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सन लिमिटेड रिसेंटली मेड अ प्रॉफिट ऑफ 200 करोड़, ठीक है, प्रॉफिट है 200 एंड पेड आउट 80 करोड़, 80 करोड़ उसने पे कर दिया एज डिविडेंड राइट, तो अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया 40%। एवरेज पी रेशियो ऑफ द इंडस्ट्री इज 9, ठीक है। एस्टिमेटेड बीटा ऑफ सन लिमिटेड इज 1.2, ठीक है। एज पर बैलेंस शीट द शेयर होल्डर फंड इज 450 करोड़, ठीक है। एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज 10 करोड़, यानी 45 का एक हो गया, ठीक है। एंड इन केस द कंपनी इज लिक्विडेटेड, बिल्डिंग वुड फेच 200 करोड़ मोर देन बुक वैल्यू एंड स्टॉक वुड रियलाइज 50 करोड़ लेस, यानी ये रीवैल्यूएशन हो गया। बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन करो तो 200 करोड़ प्लस हो रहा है, और अपना स्टॉक का रीवैल्यूएशन करो तो 50 करोड़ माइनस हो रहा है। ये आ रही है इनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू राइट। एंड अदर डेटा फॉर द इंडस्ट्री इज एज फॉलोज, प्रोजेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट 4% ग्रोथ रेट हो गया अपना, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न RF हो गया 6%, ओके, एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 11%, ओके। सो कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ सन लिमिटेड, ठीक है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, वैल्यू निकालनी है एंटिटी की यूजिंग पी रेशियो। पी रेशियो अपने को क्या गिवन है, पी रेशियो कहाँ गिवन था 9, पी रेशियो अपना 9 है, ठीक है। एंड अपने को निकालनी है वैल्यू ऑफ द एंटिटी, तो एंटिटी के टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं 200 करोड़, अर्निंग्स इनटू पी रेशियो विल बी इक्वल टू वैल्यू, तो अपना क्या कहते हैं 200 करोड़ का प्रॉफिट इंटू 9 यानी 1800 करोड़ का अपना वैल्यू ऑफ द सन लिमिटेड हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल। सेकेंड इज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, ठीक है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अपन ने पढ़ा हुआ है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या बोलता है, P0 इक्वल टू, अरे सॉरी कैंसिल हो, जस्ट अ सेक, या सॉरी, हाँ, तो P0 इक्वल टू D1 अपॉन RE माइनस G, RE यानी KE लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अपना P0 अपने को क्या निकालना है, अपने को वैल्यूएशन निकालना है अपनी एंटिटी का राइट।
यही तो चाहिए अपने को। D1 क्या होगा अपने को, डिविडेंड गिवन है अपना कितना 80 करोड़, 80 करोड़, लेकिन इस पर ग्रोथ रेट लगेगा क्योंकि D1 है, 80 तो पिछले साल का है, ग्रोथ रेट क्या है 4%, तो 80 इंटू 1.04, दिस इज D1। के ही नहीं गिवन अपने को है ना, हाँ के ही नहीं गिवन, लेकिन अपने को RF और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और बीटा गिवन है, राइट। तो अपन के ही कैलकुलेट कर लेते हैं एज पर CAPM मॉडल, पढ़ा होगा ना, ये तो सबका फेवरेट फॉर्मूला होता है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, सिंपल। तो अपना RF क्या गिवन है 6, कहाँ गया 6% प्लस बीटा इज 1.2, बीटा ऑफ अनलिमिटेड इज 1.2 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न है 11% माइनस 6%, तो दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इंटू 1.2 इज 6, दैट इज इक्वल टू 12%। तो अपना के ही आ गया 12%, तो RE यहाँ पे आ गया 0.12 और अपना ग्रोथ रेट क्या था 4% माइनस 0.04। तो अपन इस हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे 80 D1 अपॉन RE माइनस G, इसके हिसाब से अपना वैल्यू आ जाएगा एंटिटी का, जो भी आएगा सॉल्व करके, ठीक है, वेरी इजी। एंड द थर्ड इज बुक वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफ बुक वैल्यू तो बिल्कुल इजी है, बुक वैल्यू तो गिवन ही अपने को, कहाँ गिवन थी, एज पर बैलेंस शीट द शेयर होल्डर्स फंड इज 450 करोड़, तो अपना बुक वैल्यू इज 450 करोड़, वेरी इजी। इसमें रिवैल्यूएशन का इफेक्ट नहीं आएगा ना, सिंपल बुक वैल्यू के बेसिस पर वैल्यूएशन चाहिए। एंड लास्ट पार्ट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी, इसमें रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आएगा अपना। सो अपनी बुक वैल्यू क्या है 450 करोड़, एंड बिल्डिंग में अपने को 200 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेंगे और स्टॉक में 50 लेस मिलेगा, मतलब अपने को नेट में 150 करोड़ ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि अपना 450 प्लस 150 600 करोड़ अपना NRV हो गया। इस NRV के हिसाब से वैल्यूएशन हो गया ऑफ सन लिमिटेड, सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। ये एग्जाम में ऐसे कभी पूछता नहीं है इंस्टीट्यूट, इट्स टू इजी। हाँ जी, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हमारा लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 और 15 थ्योरी है, ये आपका होमवर्क है। थ्योरी क्वेश्चन मेरा कराने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ सिखाने को नहीं है, तो आपके लर्न करने के ऊपर है, तो ये आप खुद लर्न कर ही लेंगे, राइट। तो ये आपका थ्योरी है, होमवर्क है। एंड IMC अभिनव सेखरी, आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को 9649488688 ये मेरा नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई, ओके। एंड चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कौन से चैप्टर से है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल। ABC Limited is intending to acquire XYZ Limited by way of merger and the following information is available, ठीक है जी। ABC की इन्फॉर्मेशन है, XYZ की है, अर्निंग्स गिवन है, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, एंड P रेशियो गिवन है। देखो मर्जर के क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि भाई कुछ भी पूछ रखा हो, आपको जो जो फिगर दिए उनके बेसिस पे आप जितनी चीज़ें कैलकुलेट कर सको कर लो, क्योंकि वो फ्लो बैठ जाता है और ऊपर से आपका फिर उसी डायरेक्शन में आप सोचते हो, तो आप जल्दी जल्दी अटैम्प्ट कर सकते हो। देखो सॉल्व करके चीज़ें तो वैल्यूज तो अपने को निकालनी है, मर्जर के क्वेश्चन में पूरे एक फ्लो बनता ही, आप अच्छी तरह जानते हैं, EPS, P रेशियो, प्राइस, ये सब, तो वही वाली चीज़ आप खुद से कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा फ्लो बैठ जाएगा और आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए मैं इसी क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। हाँ जी, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड अपने को क्या दिया है, एक कंपनी है ABC, एक कंपनी है XYZ, अपने को इनके प्रॉफिट्स दिए हैं एंड अपने को नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है एंड क्या है प्रॉफिट्स इसके 1200 एंड 400 लाख, 1200 लाख 400 लाख, एंड नंबर ऑफ शेयर्स क्या है 400 और 200, 400 लाख एंड 200 लाख। प्रॉफिट गिवन है, शेयर गिवन है, तो अपन EPS निकाल लेंगे, वेरी इजी। 1200 अपॉन 400 3, 400 अपॉन 200 2, ठीक है जी। और अपने को P रेशियो गिवन है, ठीक है, P रेशियो क्या गिवन है 8 और 7, 8 और 7। अब अपने पास EPS है और P रेशियो है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, प्राइस, प्राइस क्या हो गया 24, 7 इंटू 2 14, ठीक है जी। एंड ठीक है, ये तो अपन ने जो जो निकाल सकते थे निकाल लिया। अब अपने को क्या गिवन है अपने को, और हाँ अपन मार्केट कैप भी निकाल सकते हैं इनका ईजिली। मार्केट कैप कितना हो गया, मार्केट कैप हो गया 24 की प्राइस और 400 लाख शेयर्स है, 9600 लाख एंड 14 एंड 200 2800 लाख, ठीक है जी। तो टोटल मार्केट कैप हो गया अपना 12,000, नहीं चलिए ठीक है, ये तो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि उसकी रेलेवेंस नहीं है।
फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड इफ द पी रेशियो ऑफ द कंबाइंड फर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी 8। ठीक है जी। तो अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि एबीसी वालों को क्या मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल होगा, क्या रेशियो एक्सेप्टेबल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि भाई ऐसा रेशियो हो जिससे उनकी आज की डेट में जितनी वैल्यू वो होल्ड करते हैं वो कम ना हो, कि भाई जो सिचुएशन प्री मर्जर थी वही सिचुएशन पोस्ट मर्जर रहे। वैसे तो उनकी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट हो, बट अपन बात कर रहे हैं मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो जो उन्हें एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि कौन सी ऐसी लिमिट है जिसके नीचे वो नहीं जा पाएंगे। तो वो लिमिट ये है कि भाई जो उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी वो ही आगे रहे उनकी वैल्यू। एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है उनकी, 9600 लाख की उनकी शेयर होल्डिंग की वैल्यू है, राइट। एंड अपना क्या कहते हैं, इन्होंने अपने को दिया है कि पी रेशियो ऑफ द कंबाइंड फर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी 8। ठीक है जी। तो अब अपना पी रेशियो जब न्यू एंटिटी का 8 होगा तो, और अपन ये कोशिश करते हैं कि अपन ये देखते हैं कि भाई सामने वाले को कितना पैसा दे सकें। अपने को ये पता है कि भाई जितनी भी वैल्यू ऑफ फर्म आएगी उसमें से 9600 लाख तो हम रखेंगे, उसको छोड़ के जो बचेगा वो तुम ले लो, उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो डिसाइड कर लो, राइट। तो अपने को वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ फर्म नॉर्मली कैलकुलेट होता है प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अपने को एक्सचेंज रेशियो ज़रूरी है और वही चीज़ अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। लाइक नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट होगा, 400 लाख शेयर्स जो इसके हैं प्लस x इंटू 200 लाख शेयर्स जो भी एक्सचेंज रेशियो होगा, और वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपन उस फॉर्मूले से तो वैल्यू ऑफ फर्म नहीं निकाल सकते, लेकिन अपन मार्केट कैप निकाल सकते हैं। कैसे? अपने को प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं 1200 प्लस 400, यानी 1600 के टोटल प्रॉफिट है 1600 लाख के, और अपने को पी रेशियो गिवन है 8, तो 1600 लाख इंटू 8 विल बी आर टोटल मार्केट कैप, राइट। प्राइस इंटू पी रेशियो इंटू अर्निंग्स विल बी प्राइस। टोटल टर्म्स में बात कर रहे हैं ना अपन, तो 1600 इंटू 8 विल बी 16 8 128। 12,800 लैक्स कंबाइंड एंटिटी की वैल्यू है। ठीक है जी। और अपन ने अभी कैलकुलेट किया कि ए कितना होल्ड करता है, 9600 लाख, और इतना वो चाहता है कि मेरा फ्यूचर में भी रहना चाहिए। तो अपन बी को कितना, XYZ को कितना दे सकते हैं, 12,800 माइनस 9600 यानी 3,200 लैक्स। ये आ गई वैल्यू ऑफ मार्केट कैप जो XYZ के शेयर होल्डर्स को अपन दे सकते हैं। लेकिन अपने को कैलकुलेट क्या करना है, एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो के लिए अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे तो डिसाइड होगा, अपन कैलकुलेट कर पाएंगे कि क्या एक्सचेंज रेशियो होना चाहिए। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालें, तो उसका भी एक तरीका है। देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालें, अपने को दिया है कि भाई टोटल मार्केट कैप इज 3,200 लैक्स। अगर अपन मार्केट कैप को प्राइस से डिवाइड करें तो अपना क्या आता है, नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। तो अपने को नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो अपन प्राइस से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जी। तो 3,200 लाख। अब प्राइस कहाँ से आएगी, प्राइस भी तो नहीं गिवन, पोस्ट मर्जर क्या प्राइस है अपने को क्या पता। तो अपन प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस को ब्रेक डाउन कर देते हैं, EPS इंटू पी रेशो। ओके। एंड अपने को क्या कहते हैं, पी रेशो गिवन है, पी रेशो 8 होगा, ये ऑलरेडी गिवन है, राइट। ये पोस्ट मर्जर पी रेशो 8 होगा। EPS कैसे निकालें, EPS भी नहीं है अपने पास। तो EPS क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। सो लेट अस अज्यूम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज X। ठीक है, कि अपन X शेयर्स इशू कर रहे हैं दूसरी एंटिटी को। तो अपना प्रॉफिट यहाँ कितना आएगा, 1600 लाख। EPS निकाल रहे हैं ना अपन, 1600 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 400 लाख तो ABC के प्लस X, यही तो टोटल शेयर्स हुए अपने। 400 लाख शेयर्स ABC के पास है, X शेयर्स उसको देंगे, यही तो मर्ज एंटिटी के टोटल शेयर्स होंगे, और 1600 लाख इसका टोटल प्रॉफिट है। तो अपना ये EPS आ जाएगा, EPS इंटू पी रेशियो अपना प्राइस आ जाता है, और प्राइस और अपना मार्केट कैप डिवाइडेड बाय प्राइस विल बी नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो अब इस साइड पे क्या है अपना नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये भी X आ जाएगा। तो अपने को सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 0.66:1, यानी B के XYZ के एक शेयर के बदले हम लोग उनको 0.66 शेयर देना चाहते हैं। ठीक है। एंड क्या कहते हैं, ओके 0.66 देंगे तो 2 लाख शेयर्स वो लोग होल्ड करते हैं, तो उनको शेयर्स कितने दिए जाएंगे, 1,33,333। ओके, सिंपल। ये आ गया अपना इसका आंसर, एक्सचेंज रेशियो निकल गया। पार्ट बी बोलता है क्वेश्चन का, डिटरमाइन द मिनिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। कि ऐसा क्या रेशियो है कम से कम जो XYZ वाले मांगेंगे, कि उनका जितना पहले था उतना उनको मिल जाए, राइट। इफ द पी रेशियो ऑफ द कंबाइंड फर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी 10। बिल्कुल सेम है जैसे अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया, वैसे ही अपन एक्सपोर्ट करके पूरा सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इसका अपन सॉल्व नहीं कर रहे अभी, क्योंकि यार ये तो वही का वही रिपीटेटिव है, देयर इज नो सेंस। तो अपना 13th हो गया, इसी के साथ अपने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस खत्म हो गए। 14 एंड 15 थ्योरी हैं, मैं नहीं करा रहा, लेकिन पढ़ने ज़रूरी हैं, आप खुद पढ़िए।
पढ़िए, याद कीजिए, देखिए इसके अंदर आई थिंक 15C तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू क्वेश्चन है, तो आप ये देखिए, आराम से पढ़िए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ करूँ। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने हटाने का ट्राई किया है, बट ये ट्राई किया कि क्या कॉन्सेप्ट रखना है, किस तरह से अपने को सोचना है क्वेश्चन देख के, ये मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, ये मैंने पूरा ट्राई किया है। एंड आई नो वीडियो में काफ़ी जगह कट्स हैं, बट वो इसलिए हैं क्योंकि जहाँ पे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए मैंने बार बार वीडियो को कट किया है। तो जो भी वो थे, और कई जगह तो मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है, बट ठीक है, वो कोई बात नहीं। तो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, 2 महीने हैं, 2 महीने में आप आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। गुड लक।